हेलो एवरीवन। सो ये हम लोगों का बेसिक्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो फर्स्ट दो लेक्चर में हम लोग लास्ट जर्नल एंड लेजर तक हम लोग पहुंच गए थे। एंड ट्रायल मैथ्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, बट वहाँ कुछ समझे थे नहीं हम लोगों ने, ठीक है ना। तो हम लोग अब करने वाले हैं पहले ट्रायल बैलेंस एंड देन बाकी बेसिक्स का चीज़ हम लोग अभी कवर करेंगे। चलो आ जाओ फटाफट। एंड आई होप आप सबने रिवाइज एक बार कर रखा है सब कुछ, ठीक है ना। तो जनरल और लेजर हम लोग जस्ट हम लोग किए थे, बस प्रैक्टिस ही किए थे, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने थे उसमें हम लोग। दो तीन चीज़ एक्स्ट्रा हम लोगों ने जाना। एंड सब कुछ आपका पढ़ा हुआ था ही आई हो, बट अभी थोड़ा सा एक माइंड आपका फ्रेश हो चुका होगा कि बेसिस को लेकर, ठीक है ना। चलो एक बार समझते हैं पहले हम लोग बेसिस क्या क्या है ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये लास्ट क्लास कल हम लोगों ने किया था इसको। चलो आज देखो, चलो बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। हम लोगों ने जर्नल किया, फिर लेजर किया हम लोगों ने। अब ना ट्रायल बैलेंस जो करते हैं हम लोग, ये एक समझ लो अलग से कोई स्टेप नहीं अकाउंटिंग का, ये बात तो पहले समझ लो, ठीक है। हम लोग जस्ट इसे हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग अपना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें। मतलब इसको हम लोग क्यों बनाए, हम लोग बस अपना एक्यूरेसी चेक करना है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अलग से कोई स्टेप नहीं है अकाउंटिंग का। तो इसमें अगर जितना भी हम लोग लेजर का बैलेंसेस हमारा आया ना, उन बैलेंसेस को लेकर हम लोग एक समझ लो एक स्टेटमेंट एक सीट बनाते हैं और चेक करते हैं अभी तक जो हमने किया है वो डेबिट क्रेडिट, वो अमाउंट जो लिखा हम लोगों ने, ये सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, ये बस हम लोग ये चेक कर रहे हैं। बट एक बात समझ जाना, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो सब कुछ सही है, ये गारंटी नहीं है। बट नहीं मैच या गलती है तो पक्का गारंटी है। ये बस हमारा आपको जैसे और अभी थोड़ा सा हम लोग तो स्टार्ट करते हैं एक तरह बेसिक सम है, ठीक है, उसमें डेबिट क्रेडिट लेकर हम स्टार्ट करते हैं। बट एक बात ध्यान रखना क्या है, कोई भी तरीके का एसेट और एक्सपेंस, कोई भी तरीके का एसेट और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल रेवेन्यू ये सब क्या होता है हम लोगों का, क्रेडिट। ठीक है, आप बैलेंस निकालो, जैसे याद है कैश का, आपको याद होगा अगर कैश का बैलेंस क्या था, ध्यान में है आपको क्या, कैश क्या था हम लोगों का याद है। यहाँ पे सारा हम लोग पैसा लेके रखे थे और सब खर्च हुआ यहाँ पर। तो आई थिंक एक समझे था हम लोग कुछ 49,000 कुछ बचा था हमारे पास, याद होगा आपको। और इसी को लाया था हम लोग टू बैलेंस बीडी बोलकर। तो देखो ये कहाँ पे डेबिट में है ना, ये कैश का होता है हम लोग का एसेट्स। तो जनरली हम लोग का ये होगा एसेट एक्सपेंस डेबिट, एंड बाकी जो लायबिलिटी का कैपिटल को क्या होगा पता हम लोग का वो क्रेडिट, ठीक है ना। तो चलो और हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक छोटा सा सम, एक सिंपल सम एकदम, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में पहले हम लोग एक बार। मतलब फॉलोइंग अदर लेजर अकाउंट बैलेंसेस जो हम लोग बनाए ना पूरा जर्नल लेजर, उसका बैलेंस हम लोग लिखा, मतलब क्या पूरा जर्नल एंट्री होकर आया है, लेजर पोस्टिंग हो गया है, लेजर को बैलेंसिंग कर दिया गया, सब कुछ करके हम लोग को बता रहा है, ठीक है ना। और 31/3/24 प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन दैट डेट, क्या क्या है। एक तो ओपनिंग स्टॉक है, ये स्टॉक एज ऑन दिस डेट 5,000, ठीक है। परचेजेस है, तो देखो ये यहाँ पे स्टॉक किया होता हम लोग, एसेट होता हम लोगों का, ठीक है, ये डेबिट होगा। परचेजेस ये डेबिट है हम लोगों का। खर्च है यहाँ पर, ये वेजेस भी खर्च है, ये भी डेबिट होगा। रेंट भी हम लोग का खर्च है, ये भी डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस होता है, ट्रेड एक्सपेंस ऐसे ही खर्च दिख ही रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस हम लोग का खर्च होता है, ये भी डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री डेटर, डेटर मतलब क्या होता है बताओ, जिससे हम लोग पैसा पा रहे हैं, उधार में सामान बेचे थे। और सन्ड्री डेटर क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत सारा मान लो मिला के 50 सा डेटर, अब सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है एक बार यहीं पर। अब लिख डेटर 10,000 लिख देते हैं मान लो, ठीक है। उसको हम लोग देखना है किससे क्या है, तो हम लोग जाके अंदर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर हम लोग कितना 10,000 का डेटर, ये भी डेबिट हो गया। फ्रेट जो फर्नीचर है ये भी हम लोग का क्या है बताओ, एसेट है, ये भी डेबिट हो जाएगा। फ्रेट भी खर्च है, डेबिट होगा। सेल्स हम लोग का रेवेन्यू होता है, ध्यान में आपको है ना, सेल क्या होता है हम लोग का रेवेन्यू, ये क्या जाएगा हम लोग का क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड, अब बताओ रिटर्न आउटवर्ड का परचेज रिटर्न, परचेज क्या था हम लोगों का, परचेज था हम लोगों का यहाँ पे बताओ डेबिट, और ये परचेज को घटाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा उससे, क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा हम लोग क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, ये क्या हो जाएगा बताओ हम लोग का, ये डेबिट हो जाएगा, ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल क्या होता है हम लोग का क्रेडिट, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा डेबिट। मोटर व्हीकल असेट है, डेबिट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लोगों का डेबिट होगा। सैलरीज हम लोगों का खर्चा, ये भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग के लिए इनकम माना जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस हम लोग का खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ये भी डेबिट होगा। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक दोनों से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स हम लोगों का लाइबिलिटी होता है, तो ये हम लोग क्रेडिट होगा। और बात है स्टॉक एज ऑन दिस, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, समझो। दो क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, पहला बात तो ये है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों का ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है जनरली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर वो आता है, समझेंगे उसको हम लोग। बट अभी समझो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग करेंगे, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का नहीं आने वाला, तो ये 5,200 का हम लोग करेंगे इग्नोर। बाकी सब कुछ हम लोग को भी करना है पोस्टिंग, ठीक है ना। चलो और करते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं देखो एक बार।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। ट्रायल बैलेंस जिस दिन हम लोग बना रहे हैं इसको, एज ऑन 31/3/2024। ठीक है, आपके पास भी स्केल होगा, बनाओ ऐसे। और भी आएगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। चलो देखो, यहाँ लिखते हैं हम लोग सीरियल नंबर। यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। LF, वही लेजर फोलियो। यहाँ पे अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो और देखते हैं तो क्या क्या है। तो पहले है ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेस है 20,000, दोनों ही डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक परचेस, तो ओपनिंग स्टॉक है 5, ये है 20। ठीक है, उसके बाद वेजेस है, रेंट है, वेजेस है अपना 2500, रेंट है 250 रुपया, दोनों ही डेबिट होगा। वेजेस है 2500 और रेंट है 250। ठीक है, उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस 1500 और 700। ट्रेड एक्सपेंस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1500 और 700। ठीक ना, ये हो गया। सन्ड्री डेटर और फर्नीचर दोनों ही डेबिट होगा, फिर से एसेट है दोनों ही, 10 और 5। सन्ड्री डेटर और फर्नीचर 10 और 5। ठीक है, ये हो गया। फ्रेट है 500, सेल्स 45,000, तो फ्रेट है 500, तो फ्रेट तो खर्च है हम लोग के लिए, बट ये तो रेवेन्यू है, सेल्स, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा बच्चे था सबको? ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड था, रिटर्न आउटवर्ड भी क्रेडिट होगा। कितना रिटर्न आउटवर्ड? 2,000, और इनवर्ड है 2,500, और 2,500 का रिटर्न इनवर्ड। ठीक ना, 13 14 क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर मोटर व्हीकल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,000 और 650। मोटर व्हीकल और ट्रेड एक्सपेंस दोनों ही डेबिट है, 2,000 और 650। ठीक है, नेक्स्ट 15 16, सैलरी और इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो 3200 और 220। तो सैलरी तो हम लोग ने खर्च है, और इंटरेस्ट रिसिप्ट ये हमारे लिए इनकम है, तो 220 क्रेडिट हो जाएगा। डन ये भी। बैंक चार्जेस प्लांट एंड मशीनरी 115 और 12,000, तो बैंक चार्जेस और प्लांट एंड मशीनरी, तो ये एक तो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और दूसरा एसेट्स है इसलिए डेबिट, 12,000। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 500 और 5,500। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना? 500 और 5,500, दोनों ही हम लोग का एसेट है।
फिर उसके बाद क्रेडिटर है 24,695, और ये तो आएगा नहीं। तो क्रेडिटर्स हो गया 24,695, ठीक है, 24,695, डन। सब हो गया पोस्टिंग, मतलब पुट कर दिया हम लोगों ने। अब और मिलाते हैं बैलेंस। ये 5 + 20 डेबिट में, 5 + 20 25, फिर 250 और 250, 1500 700, 1500 700, 10,000 5,000 15,500, फिर 2.5 और 2 दोनों हो गया 650 और 3200, 3,850, और ये 12,000 और 115, फिर 500 और 5,500 6,000, 71,915, ठीक है। अब यार मिला लेना एक बार, एलडीएस ने बहुत बार जो हो जाता है मेरे से। 45 + 2 220, फिर 24,695, 71,915, ठीक है। ये दोनों मिल गया। अब देखो मिल गया तो मैं एकदम बोल सकता हूँ लेकिन सब कुछ सही ही होगा, कुछ गलती अभी भी हो सकता है हम लोग से इसमें, ठीक है। लेकिन नहीं मिला तो पक्का कहीं गलती है। जैसे देखो मैं बताता हूँ क्या 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 गलती हम लोग से हो सकता है। ऐसे मान लो कभी हम लोग यहाँ परचेस किए हैं, ठीक है। अब परचेस का जगह मान लो हम लोग मशीनरी अगर लिख देते हैं, ये मान लो मशीनरी परचेस होंगे, परचेस यहाँ लिख दिया हम लोग, क्या इससे ट्रायल बैलेंस में इसको हटा दो, इससे ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत है क्या? वो तो मैच कही जाएगा, तो उससे क्या दिक्कत होगा, ट्रायल बैलेंस से मैच कही जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है उसको? नहीं सर, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अगर ट्रायल बैलेंस मिल रहा है सब कुछ सही है ये हम नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा हुआ, बिल्डिंग लिख दूं मैं यहाँ पे, क्या फर्क पड़ जाएगा? वो तो मिल ही जाएगा, हाँ, बट कॉन्सेप्चुअली तो गलत हो जाएगा फिर तो वो, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोग को समझना आगे चल गई क्या 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 हो सकता है ऐसा ऐसा, ठीक है ना। बट अभी क्या समझे हम लोग कि अर्थमेटिकली सब कुछ सही है, मतलब ऐसा नहीं है कहीं मान लो डेबिट में हम लोग 5,000 लिखे और क्रेडिट ने से 500 लिख दिए, ऐसे केस में फिर वो नहीं मिलेगा। तो अर्थमेटिकली भी तो सब कुछ सही है ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, चलो आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट देखो इसमें क्या ना, अब यहाँ पर हम लोग सब कुछ यहाँ पे कर चुके थे यहाँ तक, ठीक है। अब बता रहा है कि कुछ एक यहाँ पर एडजस्टमेंट्स और हुआ है, कुछ एक यहाँ पर बताओ क्या हुआ यहाँ पर, अब कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर हुआ है। अब वो सब एडजस्टमेंट्स को हम लोग को इसमें एडजस्ट करके फिर बनाना हम लोग को बैलेंस शीट। बात समझ में आपको आ रहा है? ये सब यहाँ पर हो रखा है, बिल्डिंग बैंक लोन ये सब कुछ यहाँ देके रखा है। इन सब एडजस्टमेंट जो करके हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट, सॉरी मेटेरियल बैलेंस हम लोग बनाना है, ठीक है। ठीक है सर, तो क्या दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन? वो तो ऑन 31 बात ये नहीं होगा, यहाँ से ए होगा, ए बी सी डी, ठीक है। द बिजनेस मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, क्या क्या बोलता है, गुड्स परचेज किया है 1 लाख का ऑन क्रेडिट, समझो इससे क्या असर पड़ेगा। अब एंट्री बोलो अगर तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा। टू उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, इसका जो परचेज यहाँ दे के रखा ना 12,42,000 रुपया, इसमें 1 लाख रुपया और जुड़ जाएगा। अब आप समझ में आ रहा है क्या आपको बात अब? और जो क्रेडिटर दे के रखा है, क्रेडिटर भी तो बढ़ जाएगा 1 लाख से और, मतलब क्रेडिटर जो यहाँ पे 12,82,000 रुपया दे के रखा है यहाँ पर, 1282 में और 1 लाख बढ़ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? अब आपको ऐसे एंट्री होंगी, देखो ये जो यहाँ पे देखे रखा बिल्डिंग, इसका मतलब ये जनरल एंट्री पास होकर सब कुछ यहाँ तक आया, जनरल एंट्री हुआ, लेजर हुआ, सब कुछ करके यहाँ तक आया है। बट ये सब तो एंट्री पास नहीं हुआ है, तो सबका डबल एफर्ट डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं ना। जैसे मान लो परचेज अकाउंट छूटा तो परचेज में बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, क्रेडिट छूटा क्रेडिट में बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। ऐसे देखो और क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 50,000, हम लोग गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट में, तो गुड्स सेल में सेल्स अकाउंट हो जाएगा। बट पैसा मिला है क्या? नहीं, तो पैसा बाद में मिल जाएगा, एसेट बन गया अपना डेटर, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर हम लोग का बढ़ गया ना। अब जो डेटर हम लोग का बढ़ गया, हम लोग क्या बोले बताया यहाँ पे, ये जो 12 लाख है, डेटर बढ़ के 50,000 और 12,50,000 हो जाएगा। और जो सेल्स आपका यहाँ पर साथ साथ वो भी तो बढ़ के 12 लाख से 12,50,000 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेंट प्रीपे है, रेंट को प्रीपेड किया, मतलब आपका एक एसेट है, इसका मतलब ये जो रेंट आपने यहाँ पे 1,60,000 रुपया आप बोल रहे हैं ना, ये पूरा खर्चा नहीं है इसका मतलब। ये जब रेंट बोल रहे कि 1,60,000, इसका मतलब पता क्या है, आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब क्या, ये रेंट अभी तक खर्च हुआ नहीं, मतलब एसेट है हमारा, मैंने आपको एडवांस दे दिया है, पूरा पूरा मैंने रेंट में लिख के रखा, मतलब एडवांस दिया मैंने इसका मतलब। तो इसका मतलब 2,000 मेरा एसेट एक बन जाएगा और मेरा खर्च घट जाएगा, उसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये रेंट 2,000 घट जाएगा, क्योंकि ये मेरा खर्च हुआ ही नहीं है, 1 घंटा हुआ नहीं खर्च, बाकी दो हम लोग एसेट बना देंगे उसको, ठीक है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू बट नॉट पेड, हम लोग 7,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू था बट पे किया ही नहीं। इसका मतलब ये जो बैंक लोन का इंटरेस्ट जो दिखा रहा है 168, इसमें 7,000 देना अभी बाकी है। मतलब एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है और 7,000, और साथ में पेमेंट नहीं किया, लाइबिलिटी भी खड़ा हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो भी दिखाना पड़ेगा। मतलब एंट्री क्या होगा इसका, देखो अब एंट्री नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक करते हैं हम लोग, करते हैं ना, 7,000 रुपया डेबिट टू कैश या टू बैंक, जैसे भी देंगे हम लोग, नॉर्मली बैंक ही होता है। बट एक बार बताओ क्या पेमेंट हुआ है, क्या पेमेंट हुआ है, नहीं सर पेमेंट तो नहीं हुआ। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो देना बाकी है पैसा, तब अगर देना बाकी है तो इसका मतलब क्या यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका मतलब यहाँ पे 7,000 हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम लोग को एक लाइबिलिटी भी शो करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000 करके। चलो बनाते हैं साथ साथ इसको, ठीक है। आज बनाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पहले बनाते हैं फॉर्मेट हम लोग, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कब का है ये, 31/12/23, ठीक है। चलो आ जाओ, साथ साथ लिखते हैं हम लोग अकाउंट क्या क्या है और देखते हैं। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला बिल्डिंग और बैंक लोन तो ऐसे ही है, 2 लाख और 15 लाख, तो बिल्डिंग हो गया 2 लाख, और बैंक लोन भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ये दोनों हो गया। परचेजेस हुआ पर उसमें हम लोग चेंज करना, हम लोग 1 लाख बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, और कैपिटल एलिजिबिलिटी है 11 लाख का। तो परचेजेस जो है यहाँ पर, जो आपको दिख रहा है 12,42,000, वो सही नहीं है, हम लोग 1 लाख और बढ़ाना पड़ेगा इसमें हम लोग को, मतलब हो जाएगा 13,42,000 रुपया। और कैपिटल कितना, कैपिटल कैपिटल है 11 लाख, तो कैपिटल है 11 लाख, ठीक है। अब इसको था क्रेडिटर, अब जो क्रेडिटर में अमाउंट था 1282, बट उसमें भी तो 1 लाख बढ़ जाएगा ना, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेटर्स 12 लाख था, 50,000 से ये बढ़ जाएगा, डेटर्स 12 लाख था, 50,000 से बढ़ जाएगा ये, ऐसे 12 लाख 50 हो, और एज वेल एज सेल्स भी तो हमारा 12 लाख ही था इत्तेफाक से, वो भी 50,000 बढ़ जाएगा वो भी, तो 12,50,000, ठीक है, डन। बैंक बैलेंस 10,10,000, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में 10,10,000 है। बट समझो, जो हम लोग के पास रेंट था ना, रेंट वो दिख रहा था 1,70,000 ना, आई थिंक 1,60,000 दिख रहा था, सॉरी। तो 1,60,000 जो दिख रहा था, उसमें 2,000 तो इस बार का खर्च ही नहीं है, तो हटाओ, मतलब 158 ही एक्सपेंस है। एंड बाकी जो है वो प्रीपेड रेंट होता हमारा एसेट है, तो प्रीपेड रेंट एक रेस कर दो नया अकाउंट 2,000 का। क्लियर है ये चीज़। तो देखो हम लोग यहाँ पर ये एडजस्टमेंट भी कर दिए, ये एडजस्टमेंट भी कर दिए, ये भी हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। फिर बैंक लोन का इंटरेस्ट 168, पर इसमें साथ है हम लोग को बढ़ाना भी तो है, ठीक है। बैंक लोन इंटरेस्ट, तो जो 168 दिख रहा है आपको, इसमें 7,000 अभी तक पे हमने किया नहीं, आउटस्टैंडिंग में टोटल खर्च है 175, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग भी तो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो एक लाइबिलिटी भी तो रेज हुआ है, ये 7,000 यहाँ हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंस 5 लाख दो, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। तो अदर एक्सपेंस 5 लाख दो एंड प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। बताओ, क्लियर है भी ये चीज? ना देखो यहाँ पर 2 लाख, 13,42,000, फिर 12,50, उसके बाद 10,10,000, 158, फिर 2,000, 175, 5 लाख दो, और ये 6 लाख, 50 to 49। यहाँ भी होना चाहिए इतना ही, 15 लाख, 11 लाख, फिर 13,82,000, 12,50,000, और फिर यहाँ पे 7 50 to 49। ठीक है, डन। इस तरह से कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो एक तो क्या होता है सिंपल, जो हम लोग पहले किए 14 नंबर सम, फिर क्या हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो एडजस्ट करके बना देंगे ट्रायल बैलेंस हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 16। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है ना, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। ठीक है, अब कहीं कुछ गलती हम लोग से हो गया होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो इसे यहाँ पर क्या हुआ, दे रखा है यहाँ पर कुछ, जब हमने टोटल जब किया हमने, ठीक है, मान लो ये सीधा है, ठीक है छोड़ो अभी इसको। टोटल जब हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे आ रहा मान लो 8 लाख रुपया, और यहाँ आ रहा है 7,50,000 रुपया, तो 50,000 से अभी भी बचा हुआ है। तो अब ये 50,000 का क्या करें हम लोग अब, अगर कुछ होगा 50 हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे तो ये 8 लाख हो जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं तो अर्थमेटिकली कुछ तो हम लोग से गलती हुआ है, कहीं पोस्टिंग करने में अमाउंट मान लो ज्यादा, कहीं पे कम, उसे को लिख दिया हम लोगों ने, या फिर मान लो कुछ छूट गया है लेजर में लाना, कोई एक एंट्री छूट ही गया हम लोगों का, मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट का पोस्टिंग, बाकी दूसरा अकाउंट पोस्टिंग हुआ इसलिए तो 8 लाख दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसा हुआ है, अभी नहीं पता चल पा रहा हम लोग को। तो फिलहाल पता, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ये लिखकर, इसमें ये सस्पेंस है, देखा जाएगा इसको, सस्पेंस है, इसको बाद में ढूंढ कर ठीक हम लोग करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट होता है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। अब तुम मुझसे पूछो कि भैया सस्पेंस का बैलेंस क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और इसका बैलेंस क्या होता है, मतलब डेबिट है क्रेडिट। तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब बताओ, अब सस्पेंस किसके बदले आ रहा है, कैसे पता होगा। हो सकता है सस्पेंस जो है किसी के, मतलब किसी एसेट के बदले आ रहा हो, तो फिर वो रियल अकाउंट हो गया, बाद में पता चला तो वो तो एसेट का बदले था। या फिर कोई एक्सपेंस के बदले, मान लो एक्सपेंस हम लोग ने ज्यादा लिख दिया इसलिए यहाँ पे दिख रहा था। तो अभी कैसे क्या है हम लोग को अभी नहीं पता फिलहाल, है ना। तो सस्पेंस का क्या नेचर होगा, वो डिपेंड करता है उसके मिलने का, मतलब फिलहाल बोल सकते टेम्पोररी एक अकाउंट है अभी ये, अब ये पर्सनल रियल नॉमिनल कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ देम। पहला तो बात ये। दूसरा, अब डेबिट होगा क्रेडिट होगा भैया, जहां कम पड़ेगा वहां होगा। अभी यहाँ कम पड़ा क्रेडिट तो क्रेडिट हो गया, बैलेंस अभी डेबिट हुआ डेबिट हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ रिजिड तो नहीं है कि हाँ सस्पेंस डेबिट या क्रेडिट ही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना बचपन में, यार वो जब कॉलेज वगैरह पढ़ते थे हम लोग, है ना, अभी बहुत लोग हो गए कॉलेज में, तो किसी का होता ना एक सप्लीमेंट लग जाता है, वो होता है ना सप्ली हो गया सर। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर क्या करते हैं हम लोग, बताओ, नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में सारा एग्जाम देते फिर इसको देते हैं, ऐसे ही है, बस आगे बढ़ जाओ, सस्पेंस लगा के बढ़ जाओ आगे, आगे जाके देख लेना पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा ही इसको। ठीक भी कर देंगे उसको, ढूंढ हम लोग। ठीक है ना, तो उसका भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ना फिर आएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, बोला फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड व्हिच इज नॉट करेक्ट, इन लोग को लग रहा है ये करेक्ट नहीं है। बोला करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बना के दो, तो एक बार दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे परचेज, परचेज यहाँ डेबिट है, दिक्कत नहीं है, सही है। रिजर्व, अब देखो रिजर्व जितना भी होता है ना, कोई भी तरह का रिजर्व प्रोविजन क्या होता है, क्या होता है सर, अभी नहीं पता हम लोग को रिजर्व क्या होता है, बस मतलब कोई भी तरह का रिजर्व और प्रोविजन हमेशा हमेशा क्या होता है बताओ, क्रेडिट होता है ये सब, बैलेंस दिख रहा है अगर ये सब क्रेडिट होता है। ठीक है, हाँ कुछ एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे ट्रांसफर वगैरह करते हैं डेबिट होता है, वहाँ पर जनरली क्या होगा, बैलेंस हमेशा हमेशा हम लोग क्रेडिट ही होगा, मतलब ये 40 यहाँ पर आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। तो सेल्स, ठीक है। परचेज रिटर्न, देखो परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे ये भी एक गलती है, तो ये भी क्रेडिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न, बच्चा देखो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट, तो इसको लेकर आओ यहाँ पर। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक
ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो आना ही नहीं चाहिए, डेबिट क्रेडिट के तो आना ही नहीं चाहिए। और कुछ एक एक्सेप्शन केसेस है जहाँ हम लोग समझेंगे हम लोग अभी, आएगा भी तो डेबिट में आएगा, बट क्रेडिट में से नहीं, बट ये तो आएगा ही नहीं, छोड़ दो अभी फिलहाल तो, ये एक्सेप्शन है ही नहीं फिलहाल तो। एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होता है, इसको क्रेडिट में अगर रखा है लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो हमारा लाइबिलिटी होगा, फिर तो लाइबिलिटी हम लोग 4,000 ये है, ये लाइबिलिटी यहाँ पर जाएगा। बैंक बैलेंस ये एसेट हम लोग का, ठीक है। एफडी फिक्स रेट हम लोग का एसेट है। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बढ़िया अच्छी सही दे रहा है। डेटर हमारा एसेट होता है भाई, डेटर एसेट मतलब डेबिट, क्रेडिट नहीं होता ये, तो इसको यहाँ पोस्ट करो। कैपिटल हमारा लाइबिलिटी होता है, तो ये 198 क्रेडिट में जाएगा। और सस्पेंस ये करेंगे हम लोग, सस्पेंस यहाँ से बढ़ जाएगा। क्या करना, बस तुमको नया वाला बना देना, बना लोगे आराम से, इसको पुट करना, सारा बैलेंस तुमको मिल जाएगा। अब पता है ऐसा ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ दिसंबर 18 में, 7 मार्क का। सीएमए इंटर में हम लोग का 7 मार्क का ये पूछ रखा है। बोलता है क्या, स्टेट द एरर्स गिविंग रीजन, रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस करेक्टली, हम लोग रीड्राफ्ट करना। और देखते पहले क्या गलती किया, और लोग देखते पहले। फर्नीचर डेबिट होता है, एसेट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है, ये भी। डेटर्स डेबिट होता है, ठीक है। स्टॉक 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक का तो आएगा 1,04,000, ये तो आ जाएगा। क्रेडिटर हम लोग का लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, बढ़िया, ये भी ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंसेस होता है। सेल्स हम लोग का रेवेन्यू है, क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस हम लोग खर्च है, तो ठीक है, ये नहीं आना चाहिए था। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। मशीनरी हम लोग का डेबिट होना चाहिए, ये हम लोग का एसेट है, ये यहाँ पर आएगा। परचेजेस हम लोग का खर्च खर्च तो ये डेबिट होगा, दिक्कत नहीं है। वाइफ्स लोन टू बिजनेस, अब समझो, वाइफ लोन है, वाइफ लोन दी है बिजनेस में, तो ऑब्वियस बात, देखो जैसे लोन लिया, बिजनेस तो अलग एंटिटी है ना उसका, तो लोन है, जैसे लाइबिलिटी बन गया, तो ये लाइबिलिटी यहाँ पर चल जाएगा क्रेडिट में, ठीक है ना। किसी से भी लोन ले लिया वो, बट बिजनेस का तो वो बिजनेस अलग एंटिटी, और लोन तो उसका लाइबिलिटी हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्च होता है बच्चा, खर्च यहाँ पर आएगा, ठीक है। ड्राइंग्स में प्रोप्राइटर डेबिट होता है, ये तो फिर क्रेडिट में लिख के रखा है, इसको भी लाओ यहाँ पर। और मोटर बैंड, ठीक है, ऐसे हम लोग का यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन लोगों के हिसाब से ये तो अभी मैच कर रहा है, इतना गलती किया कि सब मैच करा दिया। अब देखो, देख रहे हो यहाँ पर, समझो, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, सही है पूरा, बताओ, आप देख रहे हो सकता है ना, बताया था मैंने अभी कि आपका हो सकता है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच करे, बट सही है, इसका गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी मैं नहीं देगा यार, जॉइन लीवर, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, वैसा है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या क्या यहाँ पे गलती है, ये सब कर दोगे आराम से इसको। तब यहाँ पर फर्नीचर देखो ना, यहाँ पर कैपिटल ठीक था, यहाँ पर देखो अपने क्लोजिंग स्टॉक हम लोग हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। मैसनरी को हम लोग यहाँ ला दिए, ये सब कुछ ठीक करेंगे, ये आएगा हम लोग का बैलेंस। अब आते हैं पहले क्लोजिंग स्टॉक वाली बात पे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, बट फाइनल अकाउंट में आएगा उसका क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ पर और में डिस्कस एक बार कर लेते हैं क्या है वो। देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, आप एक चीज समझना ध्यान से, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है हम लोग। क्या हुआ यहाँ पर, मान लो, अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक यहाँ पर लिया हुआ है ही, इसी में बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ उसी के लिए, फिर बताते हैं उसमें क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोलता है, रोहन परचेस किया गुड्स वर्थ 50,000, ठीक है। उसका 4/5 गुड्स वो सेल कर दिया। 4/5 मतलब समझो क्या होगा, 50,000 था ना, तो 50,000 का 4/5 कितना होता है, इंटू करें यहाँ पर आएगा 40,000। 50,000 इंटू 4/5, 40,000 का गुड्स वो सेल किया है 45,000 में, बात समझ मारा। तो ये सेल किया है 45,000 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 45 में जो ये सेल किया है ना, तो दिख रहा है आपको 40 का चीज पता है, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो गया। बट एक चीज और भी ध्यान में आएगा, देखो सर, 50 का गुड्स हमारे पास था और 40 का गुड्स बिक गया, मतलब 10 का गुड्स हमारे पास रह भी तो गया, क्लोजिंग स्टॉक बिका नहीं है जो अभी तक। तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन समझ में आता है हम लोग अच्छी तरह सब, कि देखो जैसे परचेस किया ट्रांजेक्शन था, सेल किया ट्रांजेक्शन था, लेकिन इन ट्रांजेक्शन से कुछ रिजल्ट भी आ रहा है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये एक इवेंट है। या बताओ अलग से आपने उसके लिए कुछ किया, परचेस किया समय में आता है, सेल किया समय में आता है, उन दोनों का जो नेट जो डिफरेंस आ रहा है, 50 का परचेस हुआ और 40 का गुड्स बिक गया, 45 में बिका वो बात नहीं कर रहा हूँ, 40 का गुड्स बिक चुका है, तो इसका मतलब क्या है, 10,000 गुड्स अभी बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है वो, तो फिर तो पहला बात तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजेक्शन नहीं है, इवेंट है। फिर प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स भी क्या बताऊं हम लोग का, ये भी इवेंट है। तो यहाँ पर आप देखो दो ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है ना। गुड्स परचेज बाय रोहन 50,000, ये हुआ, ये होगा, ठीक है। 50,000 ये तो होगा। दूसरा गुड्स सोल्ड बाय रोहन 45,000 का, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, ये दोनों ट्रांजेक्शन है। बट इसमें कुछ इवेंट भी है, क्या इवेंट्स है यहाँ पे, अनसोल्ड इन्वेंट्री इवेंट्स है, और प्रॉफिट और लॉस जो हुआ वो भी एक इवेंट है उसमें।
तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि देखो 50 और 10 का हम लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आपको जब जाएगा ये ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये 40 होगा यहाँ, ये 10 होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर सेल हुआ 45, जिसमें से 40 का गुड सेल हुआ था। मैं बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 5,000 का यहाँ पर भैया फायदा हो गया था, ठीक है ना। ठीक है सर, चलो। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो हमने जब परचेज से क्या एंट्री करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो पैसा दे करते पूरा पूरा, तो हम लोग परचेज किए 50,000 का, ठीक है, डन। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग सेल किए हैं, सेल किए हम लोग कितना का, सेल हम लोग किए हैं 45 का, तो क्या हम लोग एंट्री करेंगे बताओ। मान लो पैसा मिल गया हम लोग पूरा पूरा, तो 45 का परचेज हुआ है, सॉरी सेल हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 45,000। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग जब अकाउंट सारा बनाएंगे, अकाउंट बने, परचेज अकाउंट बनेगा टू बैंक 50,000, सेल्स अकाउंट बनेगा बाई बैंक 40,000। बट जब बैंक अकाउंट बनाएंगे क्या बोलेंगे, बैंक में बोला हम लोग, बैंक में बोलेंगे हम लोग टू सेल जो हुआ था वो तो हुआ था 45 का, बाई परचेज वो हुआ था 50 का। अब जब बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, तो इसका बैलेंस शीट यहाँ पर आएगा 50,000, डेबिट बैलेंस इसका मतलब। तब समझो, जब आप बनाओगे ना, जब आप यहाँ पे जब बनाओगे ना, तो पता क्या होगा, तो आप डेबिट बैलेंस लिख दोगे लाके 50,000 रुपया, ठीक है। आप 40,000 इस सब आएगा क्रेडिट बैलेंस, ये भी लिख दोगे 40,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब समझो ये 40,000 क्या था यहाँ पर, ये 40,000 पता है इससे यहाँ पे, ये 40, सॉरी ये 45 था, अब लिख दोगे यहाँ 45, ठीक है। सेल हुआ 45, और बैंक में देखो अगर तो 5,000 क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा, टू बैलेंस शीट यहीं पर आ रहा, तो 5,000 यहाँ लिख दोगे आप, मैच कर गया। बट अगर आप सोचोगे कि सर 10,000 का जो था हमारा उसको भी लिख दम लोग यहाँ पर अलग से, अब बताओ क्या मैच करेगा ये, नहीं। तो पहला बात तो हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये एक इवेंट है, बट क्लोजिंग स्टॉक किसी किसी केस में आ सकता है। अब वो केस क्या क्या है, तो आओ देखते हैं हम लोग केस क्या क्या है यहाँ पर। तो ये 3 केसेस है जहां पर ये आ सकता है, 3 केसेस जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रायल में आ सकता है। लिख लो यहीं बगल में बुक में तुम्हारे पास, छोटा में लिख लो ठीक, क्या क्या आ सकता है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये तीनों को जो एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में समझ पाएंगे हम लोग, अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट में, बट लिख लो एक बार क्या क्या कब कब क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है ट्रायल में, ठीक है। पहला तो है एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस। दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और तीसरा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इन तीनों में से कोई भी एक अगर दे के रखा है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, बट क्यों ऐसा होता है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल अभी लिख के रखो कि अगर तीनों में से कोई भी एक केस अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, डन, ओके। अच्छा आज भी नहीं है इसमें, 2 मिनट का देता हूँ ब्रेक, तब तक देख लो यहाँ पे इवेंट में समझ गए हम लोग, इवेंट क्या होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ में हम लोग को आता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो तरह हो सकता है, एक एक्सटर्नल जो हम लोग बाहर परचेस से ये सब कर रहे हैं, और इंटरनल मतलब क्या, हम लोग जो अपने जैसे मान लो कि डिप्रिसिएशन चार्ज हम लोग पैंटम मैसेज पे इंटरनल ट्रांजेक्शन सब होता है, क्योंकि बाहर तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, मैसेज हमारे पास है उसको यूज कर रहे हैं, डिप्स हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं साल से पेमेंट नहीं करना पड़ा डिप्सन के लिए, ठीक है, ओके। ये हो गया। वाउचर्स क्या होता है, वाउचर जिनके बेस पे हम सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ना, ये सब चीज़ उसको बोलते थे, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस वगैरह हो गया, सब वाउचर, ठीक है। कैपिटल पता हम लोग अच्छी तरह से, कैपिटल निकाल लोगे। अब कैपिटल मतलब क्या, एसेट में लायबिलिटी में जितना भी हमारे पास एसेट है, जैसे मान लो हमारे पास एसेट है 50,000 का और लायबिलिटी है 40,000 का, तो लायबिलिटी मतलब किसको बोलते हैं पता हम लोग, लायबिलिटी हम लोग बोलते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर बाहर वाला लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल वाला लायबिलिटी को, इंटरनल हमारा क्या है कैपिटल। इसको और अच्छे समझ में हम लोग पाएंगे पता है कहाँ पर, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, और बढ़िया समझेंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन समझेंगे इसको हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग हम लोग पता है, गुड्स परचेज सब कुछ हो चुका हम लोग के पास। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, जैसे हम लोग सेल वगैरह करते हैं ना, अब सेल वगैरह जब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ एक होता है जिससे गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बट अलग अलग जो रेवेन्यूज और भी आते हैं उसको बोलते हैं अदर रेवेन्यू। जैसे मान लो कहीं पे मुझे ऐसा हो गया कुछ कहीं मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से डिविडेंड आ गया, बात में आ रहा क्या। बट बताओ क्या मेरा वो ऑपरेशन, ऑपरेशन हमारा क्या होता है, जो मेरा मेन काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो मेरा, जैसे मुझे पढ़ाना, मेरा सी ए फॉर्म चल रहा मान लो, उसमें जो इनकम आ रहा है वो सब मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बट अलग अलग कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं मेरा किया हुआ, वहाँ से डिविडेंड वगैरह मिलता है, तो बताओ क्या वो मेरा, मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नहीं। मतलब मेरे काम करने आने का से फर्क पड़े क्या,
वो पैसा आने के लिए नहीं, क्योंकि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो काम कर रहा है, उससे पैसा मुझे आ रहा है, तो मेरा ऑपरेशन तो नहीं है वो, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है वो सब जो, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो मैं सेल कर रहा हूँ या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके वजह से आ रहा है जो, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटर, डेटर का मतलब क्या था, जिसको हम लोग गुड्स उधार में सेल कर रहे हैं, और जनरली ये हमारा एसेट होता है जिससे हम लोग को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, जो भी स्टेबुलेटेड टाइम है हमारा पैसा मिलेगा। बट क्या होता है, बहुत बार हमें पैसा डूब जाता है, ठीक है, या फिर कभी कभी शक होता है कि डूबेगा, डूबा है नहीं अभी तक। तो तीन भाग में इसको बांटते हैं हम लोग। एक तो बोलते हैं गुड डेट, मतलब एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे देगा, ये लोग भरोसा इन लोग से, ये लोग पहले भी परचेस करके रखा था और कभी ये लोग पैसा डुबाया नहीं, हम लोग को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये लोग लेके भागे वगैरह नहीं, ठीक है। तो गुड डेट कौन है, जो जिससे पैसा हम लोग को एकदम मिल जाएगा, श्योर है। दूसरा डाउटफुल, डाउटफुल मतलब क्या, मतलब अभी लेके भागा तो नहीं है, बट इतना श्योर भी नहीं हम लोग कि ये दे ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो लेके भाग सकता है, डाउट तो है इसका मतलब। इसका मतलब यहाँ भी क्या, डाउटफुल डेट का मतलब क्या बताया आपको, द डेट विच मे और मे नॉट बी रियलाइज, मतलब ऐसा लग रहा है, शक लग रहा है कि शायद हो रियलाइज या नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और लास्ट पड़ा तो एकदम मस्त, लेके भाग गया, बैड डेट, ठीक है, बैड डेट हम लोग ऊपर पड़े थे, लॉस हो जाता है, बैड डेट लॉस हो गया, खत्म। ट्रेड डेटर हम लोग समझ जाए, क्रेडिटर में समझ जाएगा कि हम लोग की भैया जिसको हम लोग उधार में, जिससे हम लोग उधार में परचेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर में पैसा देंगे, ऑब्लिगेशन है हमारा, वो सब क्या है बताओ हमारे लिए, क्रेडिटर। एसेट्स, एसेट के बारे में जानना में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एसेट बताओ क्या है हमारे लिए, ये वो सारा रिसोर्सेज है जिसको यूज करके हम लोग पैसा कमाते हैं, जिसको यूज करके हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर गुड डिलीवर कर रहे हैं, कुछ तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ये एसेट ना अलग अलग तरह से हो सकता है। देखो, एक तो होता है करंट एसेट्स, और एक होता है नॉन करंट, जिसको हम लोग पहले फिक्स एसेट भी बोलते थे हम लोग, नॉन करंट, ठीक है। नॉन करंट एसेट करंट एसेट में अंतर क्या है, देखो जो भी एसेट्स ऐसा लगता है कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड, जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं 12 महीना, ठीक है, जनरली बोलते हैं 12 महीना, 12 महीना ज़्यादा वो जो चल सकता है जनरली, वो सब क्या है हम लोग के लिए, वो सब हम लोग के लिए नॉन करेंट एसेट है। क्या बताओ हमारे लिए नॉन, जैसे हम जो हम लोग बार बार नहीं खरीदेंगे, बात बताओ, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, क्या बताओ तुमको लगता है कि बार बार हर महीना 2-3 महीना पे हम लोग बिल्डिंग खरीदते फिर रहे, प्लांट एंड मैसन सब करते फिर, ऐसा होता है क्या, नहीं। बट अब कुछ एक एसेट है जो फटाफट निकल जाता है, खर्च हो जाता है, पैसा हमें मिल जाता है, ऐसा हमें रियलाइज हो जाता है, जैसे डेटर हो गया। अब क्या डेटर किसी को सामान बेचो, ये उम्मीद से 5 साल बाद पैसा आएगा, नहीं भाई, 1-2 महीने जो भी टाइम दो उसमें आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है, मान लो किसी को एक्सपेंस एडवांस में दिए हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, रेंट हम लोग किए थे अभी हम लोग अभी, एक बार बताओ क्या ऐसा है क्या कि वो रेंट हम लोग 4 साल का दे दिए की एडवांस, ये सब नहीं होता भाई। तो जनरली ये सब क्या हम लोग का, ये सब कैसा होता है बताओ, करंट एसेट्स, जो हम लोग का विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड वो रियलाइज हो जाएगा। बट जो सब वैसा जो हम लोग का लॉन्ग टर्म चलने वाला है, उन सबको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। बट नॉन करंट में भी दो तरह का हो सकता है एसेट, एक को बोलते हैं टेंजिबल, एक को बोलते हैं हम लोग इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मतलब जो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, जैसे दिख रहा है जिसको हम लोग मतलब टच कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारा बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर हो, ये सब, जैसे मान लो मेरे पास ये फोन है, तो मुझे दिख रहा है ये फोन है, ठीक है, तो ये फोन हम मुझे दिख रहा है, तो ये क्या बोले, ठीक है भैया ये क्या बताता हूँ मेरे लिए, ये टेंजिबल है। बट अब कुछ एक चीज है जो हमें दिख तो नहीं रहा है, बट वो हमारे मेहनत से हमने उसको बनाया है, ठीक है, और वो भी हमारा एसेट है, उसको भी यूज हम लोग कर रहे हैं बिजनेस में, उससे हमें फायदा तो हो रहा है, वो भी रिसोर्सेस हमारा, और कुछ नहीं। जैसे गुडविल, अब किसी कंपनी का नाम बना है, ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये और किसी नहीं, बताओ इसको, इसके लिए पैसा दे रहे हैं हम लोग, बहुत बहुत ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग पैसा, बताओ, मुझे लगता है ऐसा ना कि यार इतना ज़्यादा पैसा फोन में जा रहा है हमारा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका इसमें बनता है कि ब्रांड वैल्यू है भाई इन लोगों का, गुडविल बना रखा है इन लोग, अपना सर्विस अच्छा है इन लोगों का, तो दे रहे पैसा हम लोग। ऐसा बहुत सारा कंपनीज है अपने इंडिया में भी, है ना, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जिन्होंने ओवर द टाइम बहुत मेहनत से अपना नाम बनाया है, तो गुडविल है इन लोगों का। ट्रेडमार्क होता है ना, चिन्ह जैसा भी एप्पल का होता है, सबका है अपना अपना ट्रेडमार्क कर रखा है इन लोग, तो वो ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कोई अपना मान लो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इन सबको रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो पेटेंट हो गया, ये सब कुछ हम लोग क्या बताओ, सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, कोई अपना काम का तरीका, नो हाउ वगैरह इन सबको रजिस्ट्रेशन करा है, पेटेंट बना लिया है, तो ये सब कुछ क्या है बताना हम लोग का ना, ये सब कुछ क्या हम लोग के लिए सब इनटेंजिबल एसेट्स है, और फायदा तो इन सबसे होता है हम लोग को, ठीक है। तो नॉन करंट में क्या हम लोग का टेंजिबल, और दूसरा क्या बता इंटेंजिबल, जो हम लोग याद है छोड़े थे हम लोग, गुडविल, पेटेंट ऊपर कहीं हम लोग पाए थे, मतलब क्या बताओ ये सब इंटेंजिबल एसेट है, मतलब ये सब एसेट तो है ही, और वैसा डेबिट तो होगा ही, ठीक है। फिर करंट हम लोग पढ़ लिए। अब तो करंट में भी लिक्विड कैश, लिक्विड एसेट कुछ होता है। अब लिक्विड एसेट मतलब क्या, जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जैसे मान जो कैश, चलो कैश तो हमारे पास है ही, बैंक बैलेंस भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, बट
जनरली पता है स्टॉक, जो स्टॉक हमारा बच जाता है, और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो चीज ना कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो एक तो प्रीपेड एक्सपेंस तो कन्वर्टेबल इनटू कैश है ही नहीं, समझ लो जनरली। वो क्या होता है, हम लोग अगर किसी को एडवांस दिए तो वो सर्विस, जैसे मान लो रेंट एडवांस दिए ना, तो हमें पैसा वापस नहीं मिलेगा, हमें सर्विस अवेल करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ऐसा है। और स्टॉक मतलब रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश तो है नहीं, क्योंकि बताओ उसको बेचेंगे फिर पैसा मिलेगा, है ना, टाइम लगता है। तो लिक्विड एसेट में तो वो फिर नहीं आता है, समझ में आ रहा है क्या बात। तो लिक्विड एसेट इज दैट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पता ना कितना मिलेगा बेच के, अगर इतना एग्जैक्ट पता और किसको बेचना है तब तो फिर ठीक है। लेकिन स्टॉक जनरली हम लोग कहते हैं बता कितना बिकेगा, बार्गेनिंग होगा, किसको बेचेंगे, कितना दिन में पैसा मिलेगा, वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश तो नहीं है, बट डेटर हो गया, ठीक है ना, हमारा बैंक बैलेंस है, कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वगैरह लेके रखे हम लोग, ये सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वेस्टिंग एसेट ऑफ फिक्टिसेस ये हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, छोड़ दो फिलहाल अभी। डन। फिर हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। तो लाइबिलिटी में मैंने पहले आपको बता दिया, इंटरनल लाइबिलिटी मतलब क्या, जो अमाउंट किसका है बताओ, ओनर का कैपिटल इंक्लूडिंग इट्स प्रॉफिट, इंक्लूडिंग इज प्रॉफिट, ठीक है ना। अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में समझने वाले हम लोग, आगे चल के हम लोग अभी थोड़ी देर में, तो और अच्छे समझ में आएगा। इंटरनल लाइबिलिटी किसका बताओ, वो ओनर के प्रति है हमारा, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल जो बाहर का लाइबिलिटी है, वहां पे भी करंट और नॉन करंट, जैसे मान लो कि अब कुछ एक जैसे क्रिएटर है, उससे हम लोग उधार में सामान परचेस किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्या लगता है आपको, बताओ क्या लगता है कि किसी का सैलरी ड्यू है 5 साल बाद 4 साल बाद दोगे, ऐसा लगता है, नहीं भैया उसको देना पड़ेगा 1-2 दिन में, चल ठीक है 10 दिन में, महीना भर में देना तो पड़ेगा ना, तुरंत अभी उसको, ऐसा तो नहीं तुम काम करते जाओ, जैसे पैसा आना शुरू होगा 3-4 साल के अंदर तुमको पैसा दे देंगे, भाई वो जॉब कर रहा तुम्हारे पास कैसे होगा बताओ। आउटस्टैंडिंग रेंट पड़ा हुआ किसी का, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं, तो करंट लाइबिलिटी होता है जो हम लोग को सेटल करना पड़ेगा विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना, उससे हम लोग टाल नहीं सकते उसको हम लोग। बट नॉन करंट लाइबिलिटी कैसा, जो लॉन्ग टर्म, जैसे समझ लो हमारा बैंक से लोन ले रखा हम लोगों ने, है ना, बैंक से लोन ले, किसी बाहर से लोन लिया मान लो 3-4 साल के लिए, तो लगता है क्या तुम्हें उसमें, जैसे बैंक लोन दिया, तुमको 4 दिन पहले डिसबर्स हुआ अमाउंट, तुम्हारे मैंने अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में पहुंचा ही, 4-5 दिन पहले आज बोलता है बैंक नहीं, एक काम करो पैसा वापस दे मेरा, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं नहीं भाई हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, ईएमआई के थ्रू जाएगा पैसा, बट एग्जैक्ट ऐसे बोल सकता है कि हाँ पैसा दो अभी का भी, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी, एंड अब होता है एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये क्या होता है समझो, दो कंटिंजेंट लायबिलिटी ना, क्या समझना, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है कि कुछ एक लायबिलिटी है जो हम लोग जिसको बोल तो रहे लायबिलिटी, बट एग्जैक्ट अभी बोलोगे तो लायबिलिटी है नहीं वो, है क्या मतलब सर, बोल रहे लायबिलिटी बट लायबिलिटी है नहीं, समझो किसी पर्टिकुलर चीज का वो लायबिलिटी बनना डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने से, मतलब कंटिजेंसी है कुछ, समझो जैसे क्या हुआ, ए है, ए ने बी पे कोई केस फाइल कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी मानहानि का मान लो कर दिया, ठीक है, कोई भी केस फाइल किया, 10 लाख रुपया, अगर अगर बी हारता है उसको 10 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, ये कंटिजेंसी है। एक बार बताओ, क्या पक्का बी हार ही जाएगा, लगता है, या जीत ही जाएगा, देखो जीतेगा कुछ नहीं मिलेगा, नहीं हारेगा तो पैसा देना पड़ सकता है उसको, मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है कि अगर हारा तो पैसा देना पड़ सकता है 10 लाख रुपया उसको, ठीक है, तो समझो केस चल रहा है। बट अब एक्चुअल में बी के लिए लाइबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है उससे केस हारने या जीतने पे, मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट, दैट टू फ्यूचर फ्यूचर इवेंट, समझ में आ रहा है क्या, एक फ्यूचर में कुछ इवेंट होने वाला जो कि सर्टेन नहीं है, ऑब्वियस बात है, वो सर्टेन नहीं होगा तो फिर काहे का कंटिजेंसी भैया, तो फिर तो अमाउंट कंटिजेंट खाली रह गया ना, तो खाली अमाउंट कंटिन्यू होता तो वो दिक्कत नहीं है, तब तो फिर बोलते प्रोविजन बना लो उसके लिए। बट अगर कंटिजेंट लायबिलिटी बोलने का मतलब क्या है, कुछ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है जिसका होना या ना होना अभी डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, ठीक है ना, मतलब लायबिलिटी बनना या ना बनना डिपेंड करता है उस फ्यूचर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे कि भैया ये लायबिलिटी बनेगा कि ये नहीं बनेगा। अगर मान लो बी केस जीत जाता है तो उसका लायबिलिटी नहीं बनता है, फिर तो क्या बात हो सकता है, फिर वो एक पे केस फाइल कर दे कि कैसे मेरे पे इल्जाम लगाया तुम, समझ रहे हो, और केस अगर हारता है तो उसको देना पड़ सकता है पैसा। तो फिलहाल अभी ये हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है, बट इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है हमारे बुक्स में, हम लोग इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी शो नहीं करते, हम लोग इसको फुट नोट में, मतलब नोट टू बैलेंस शीट में पता है हम लोग कि देख भैया हमारे भी जो भी हमारा रीडर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको ये पता होना चाहिए कि देख हमारे ऊपर ये केस होकर रखा है ना। तो हम लोग अकाउंट्स में नहीं दिखा रहे हैं, अभी तक लाइबिलिटी बना नहीं है, तो लाइबिलिटी कैसे दिखा बताओ, सिंगल एंट्री होगा फिर डबल एंट्री करेंगे कैसे उसका हम लोग, पोस्टिंग फिर कहाँ होगा, बैलेंस शीट मैच कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है, बात समझ लो, डबल एंट्री उसका पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि लाइबिलिटी एक्चुअल में हुआ तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब लाइबिलिटी
हो बन जाइए तब जाकर रिकॉर्डिंग करना। फिलहाल फुटनोट में दिखा दो, ताकि जो भी लोग फाइनेंशियल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोग को एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ठीक है इस कंपनी पे केस चल रहा है। अगर हारा भी तो समझो 10-12 लाख है देने का लायक, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरा कंपनी के पास एसेट है 500 करोड़ का और 400-500 करोड़ का एक केस होकर रखा है, तो भैया अगर मैं हारा केस तो कंपनी खत्म, समझ लो। अगर केस हारा तो कंपनी पूरा एकदम दीवार निकल जाएगा, तो बताना जरूरी तो है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। कंटिन्यू लायबिलिटी से दो लायबिलिटी इन विच ऑब्लिगेशन अराइजेस ऑन हैपनिंग any future event. This contingent liability is not actual liability on balance sheet date but may become liability on happening on any event in future. For example, कोर्ट केस होकर रखा फाइल अगेंस्ट द एंटिटी, समझ में आ रहा क्या? इन दिस केस लायबिलिटी अराइजेस ओनली वर्डिक्ट मेड अगेंस्ट द कंपनी। अगर जो कोर्ट का वर्डिक्ट जो आएगा, कोर्ट का फैसला जो आएगा, वो फैसला अगर हमारे खिलाफ हो तो ही पैसा देना पड़ेगा, वरना हम कह दे पैसा पे। समझ में आ रहा क्या? बस तुम लोग आगे ये सब कॉस्ट इग्नोर करो, इसके बुक वैल्यू इग्नोर करो, अभी फिर हम लोग पता चल गया अब। ठीक है ना? ओके, डिस्काउंट पड़ चुके हैं, रीबेट वगैरह छोड़ दो, अभी सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट छोड़ दो, बस इन्वेस्टमेंट लोग पता है, हम लोग कहीं कुछ एसेट वगैरह परचेज करते हैं बाहर से ना। चलो डन। इसका एमसीक्यू हम लोग बता रहे पहले कि जो बेसिक्स का जो एमसीक्यू हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं, हम लोग उसको बाद में करेंगे एमसीक्यूज। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इसका ये है कि ना बहुत सारा जगह हम लोग ना बहुत सब एजम्पशन लेते लेते चलते हैं हम लोग। ठीक है, कि ये ऐसा होगा वो, जैसे हम लोग वेबसाइट में पढ़ते हैं ना फाइनल अकाउंट में कॉस्ट ऑफ मार्केट बाय विच बाई लोअर, जो हम लोग पढ़ते थे स्टॉक के लिए। बट ऐसा अब क्यों है, ये सब चीज़ सब कुछ ये समझने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको यहाँ से जो चैप्टर सब जितना भी होगा, इन सब का आपको नोट्स मिला होगा। ठीक है, एक बार रुको, मैं अपने पास से ये नोट्स निकालूँ एक बार तो। ओके, चलो आ जाए देखो। तो आपको ये सब जो नोट्स हैं जो आपको मिला होगा ना, ये नोट्स, ये आपको पूरा सिलेबस जो है ना आपका पूरा इजी लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ तो है। ठीक है, तो इससे बहुत हेल्प होगा हम लोग को पढ़ने में। तो हम लोग इसको तो फॉलो करेंगे ही, साथ साथ अपने बुक को ही फॉलो करेंगे, क्वेश्चन सारा उसमें हम लोग करते रहेंगे और नोट्स हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं ताकि हम लोग रिवीजन के टाइम में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, चलो आ जाओ और चीज़ों को समझते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन का, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, पहले चीज को समझो फिर क्या है। देखो हम लोग का जो पर्पस था अकाउंटिंग का वो क्या था, कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, फिर वेरियस स्टेक होल्डर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो लोग अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, वेरियस डिसीजन जो उन लोगों का अपना अपना पर्पस सबका है, वो अपना डिसीजन ले सके। गवर्नमेंट को अपना अलग मतलब है, इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनका अपना मतलब है, एम्प्लॉयज़ जो मान लो कहीं मान लो जैसे तुमको दिख गया कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी पड़ा हुआ 8-8 9-9 महीने का, तुम काम करोगे वहाँ पर? नहीं भाई। ठीक है, सप्लायर्स है, बैंक है, उन लोग को लोन देना है, सप्लायर को क्रेडिट पीरियड में गुड्स देना है। तो ऐसा बहुत लोग हैं जो लोग उन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ तो करने वाले हैं। अब समझो अगर हर कोई अपना अपना तरीका फॉलो करके अकाउंटिंग अगर कर दे, तो ऑब्वियस सा बात है फिर कोई तो फिर कंपैरिजन का बेस तो रहेगा नहीं। आज बताओ क्या हम लोग नॉर्मली एक बीकॉम वाले बच्चे का मार्क्स एक सीए वाले बच्चे के मार्क्स या सीएमए वाले बच्चे के मार्क्स से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्या? आप बताओ, इतना मेहनत से आप कर रहे हो सीए में, आपका पासिंग परसेंटेज है 50% आपका, तो मैंने पासिंग रिजल्ट का बात नहीं कर रहा मैं, आपका पासिंग मार्क्स 50% लाना पड़ता है आपको टोटल में ना, है ना? आप सोचो टोटल में आपको चाहिए कितना भैया, 50 मार्क्स चाहिए आपको टोटल में पास होने, 50% चाहिए आपको। ठीक है, और वो भी लाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता जल्दी, देख ही रहो। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सब पास हो जा रहे हैं, 15-20% रिजल्ट लगता है, बाकी तो लोग फेल ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी सब पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। बट एक बात बताओ, क्या अदर साइड में बीकॉम वाला बच्चा वो बोलता है कि यार मेरा 60% आया है, तुम लोग क्या पढ़ाई किया, तुम्हारा 55% तुम्हारा आया है? क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? बताओ मुझे एक बार। आपका सीएमए का 55% मार्क्स और यहाँ पे बीकॉम का 60% मार्क्स, क्या बोल दे बहुत अच्छा है बीकॉम वाला बंदा तो आपसे ज़्यादा मार्क्स ला रहा है? नहीं, इसको कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। समझो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको ही सोचो, अगर अपने अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देगा, तो मैं एक मान लो इन्वेस्टर हूँ, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे रिसर्च करना है। ठीक है, सब में सब है सारे कंपनीज में। आप सोचो मैं जब रिसर्च करने बैठा हूँ उस समय एक पर्टिकुलर मैंने 4-5 कंपनी का, मान लो मुझे टेलीकॉम में ही पैसा लगाना है। ठीक है, मैं जियो का ले लिया सारा सारा मैं स्टेटमेंट्स,
ठीक है। फिर अदर जितना कंपनी वोडाक आईडी सबका मैं ले लिया, ठीक है ना स्टेटमेंट्स। अब मुझे मुझे मेरा पूरा पूरा मतलब समझ लो माइंडसेट है, मैं टेलीकॉम में पैसा मुझे लगाना है, ठीक है। ऐसा अगर मान लो है, अब सोचो आप थोड़ा सा, अगर सब कोई अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट अगर बना दिया हो, सबको अपने हिसाब से पीएनएल अगर बना दिया हो, तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ फिर? नहीं। तो अब सब कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करे, एक स्टैंडर्ड जो होता है हम लोग का अकाउंटिंग करने का, वो अगर फॉलो करे, मैं एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात नहीं, वो एएस का बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलर एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है ना हम लोग का, अगर सब कोई वही अगर फॉलो करे जो जनरली एक्सेप्टेड हो, सभी को एक्सेप्ट करता है, सभी को उसी उसी तरह पे काम कर रहा है, तो फिर कंपेयर करने में आसानी होगा। आप समझे, जो पर्पस था जो मेनली हम लोग का, वो सही रहेगा फिर तो। हाँ, अब जैसे स्पेशल पर्पस का चाहिए, जैसे मान लो बोलते हैं टैक्सेशन के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो भैया वो तो स्पेशल पर्पस है, उसके लिए फिर इनकम टैक्स एक्ट का बात सुनो, पीजीपी क्या बोलते हो उस हिसाब से बनाओ, फिर सेक्शन 28 से लेकर जो हम लोग को दे रखा है 44 तक पूरा पढ़ो उसको अच्छी तरह से, उस हिसाब से बनाओ प्रॉफिट लॉस क्या उसका आ रहा है। तो सर वो तो अलग मैटर है, स्पेशल पर्पस हो गया, ऐसे मान लो कहीं आग लग जाता है ना, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम के लिए सबमिट करते हैं, वो तो फिर स्पेशल पर्पस हो गया ना। हम बोले जनरल जो अकाउंट बनता है ना, जनरल जनरल पर्पस के लिए, उसका तो कोई एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए ना, जो सभी को फॉलो कर रहे। तो इसीलिए हम लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाया जाता है। और हमारे प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं गैप, क्या बोलते हैं हम लोग, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कि वो जनरली एक्सेप्टेड है, सभी को उसे ही फॉलो करेंगे, एंड जहां पे भी डेविएशन हुआ, ये फॉलो नहीं हो पा रहा, वहां लिखेंगे हम लोग कि सर यहाँ पे हम लोग का फॉलो नहीं हो पा, रीजन क्या है फॉलो नहीं करने का बताओगे हम लोग, बस हमारा क्या। और पढ़ते इसको हम लोग एक बार, तो अभी फिलहाल हम लोग बुक्स ही पढ़ते हैं, नोट्स में भी पढ़ना भी एक बार इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ वहां पर भी, ठीक है। देखो ये सब, accounting is a language of business, of the business, financial statement prepared by the accountant to communicate the financial information to the various stakeholders for decision making purpose, obvious सा बात है, सबको डिसीजन लेना अपने अपने हिसाब से, ठीक है। therefore it is important that the financial statement prepared by the different organizations should be prepared on uniform basis, कोई तो ऐसा बेसिस होना चाहिए ना, अगर सबको अपने हिसाब से कर दे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ एवरी अकाउंटेंट स्टार्ट फॉलोइंग इट्स ओन नॉर्म्स एंड नोशंस फॉर द अकाउंटिंग ऑफ डिफरेंट आइटम, देन देयर विल बी अटर कन्फ्यूजन। हमारा साफ साफ हम लोग ये कि भैया अगर सब कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग शुरू कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सोचो सोचो क्या हुआ, सोचो क्या हुआ, आज इंस्टीट्यूट है, अपना सीएमए इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सिलेबस दे के रखा है। अब देखो पढ़ने का तरीका सबका अलग हो सकता है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई एक्स वाई जेड टीचर से पढ़ रहा है, कोई सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के पास हो जा रहा है, कोई फास्टर लेक्चर से पढ़ रहा है, या फिर कोई रेगुलर लेक्चर पढ़ रहा है, कोई प्रैक्टिस कम करा जा रहा है, सब कोई कर रहा है, लेकिन एक सेट ऑफ रूल तो बना, मतलब वही एक बार पता सिलेबस वही पढ़ना सबको। अगर सबको ही को डिसाइड कर दिया काम करो, आप अपने हिसाब से बोला सिलेबस आपको क्या रखना है, आप बोल दोगे पर्टिकुलर कोई चैप्टर टफ लग रहा है मुझे, इसको हटाओ यहाँ से। अब बताओ जो पेपर बनाया जाएगा वो क्या हर एक बच्चे हिसाब से बनाए, यही बच गए इंस्टीट्यूट के पास, अब बताओ यही करना है हर एक बच्चे से, ये तो बोला था याद है, मान लो कि बच्चा रोहित, वो तो बोला था, नहीं भाई रोहित बोला था यार याद है कि उससे नहीं हो रहा एक पर्टिकुलर चैप्टर, मान लो सिंगल इंटरव्यू उससे नहीं हो रहा, छुड़वा दो यार, एनपीओ निकलवा दो वहाँ से, पार्टनरशिप बढ़वा दो, ऐसे करके ऐसे कर ले, नहीं पॉसिबल तो नहीं है ना। टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड within the conceptual framework of generally accepted accounting principle gaps. The term gap issued to describe the rules developed for the preparation of the financial statement and called concepts, convention, postulates, principles, etc. मतलब हम बहुत सारे ऐसा नाम है जो भी है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली इसको बताओ, ये गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे गैप होगा, ठीक है। ट्राई करेंगे सब, जो आपको बुक सब जाए ना सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। मैं एक बार टीम को भेज दूंगा ये सब चीज़, चलो। These gaps are the backbone of the accounting information system, without which the whole system cannot even stand directly. आपको आपको एक बात समझ में आ गया है, सीधा मतलब ये भैया कि एक कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। अब आप सोचो हम लोग को आगे जो भी पढ़ना है, अगर इन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको नॉलेज अगर नहीं रहा, कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं समझा अगर सही से, तो आगे जाके हर जगह आपको लगेगा सर ये कैसे हो गया, सर ये वाला कैसे आप करती है, तो वो हर बार आपको ये दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग अभी ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारा होता है वो बेसिक नॉर्म्स एंड प्रोसीजर है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो क्या होता है सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड क्या होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन, दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो क्या है,
और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। देखो अकाउंटिंग कन्वेंशन में अगर बात करूँ तो पहले ये सब लिखा हुआ था नहीं, पहले थोड़ा ड्राफ्टेड था नहीं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। वो प्रैक्टिस करते करते अकाउंटिंग करते लगा हम लोग को, ऐसा हम लोग को फील हुआ कि नहीं ये सब भी होना चाहिए। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है सर, हमारे पास पहले से ही था, ये सब हम लोग फॉलो करते गए। ठीक है, अगर इजी लगे मुझे पढ़ना है इसको, देखो आराम से यहाँ पे मैं लिख रखा है। ठीक है, अच्छा देखो जैसे यहाँ से accounting principles are the basic norms and the procedures which are followed universally at the time of recording of various transactions and events। ठीक है, these there are two categories of accounting principles, क्या कि एक तो accounting concept, दूसरा क्या accounting हम लोग का principle। लेकिन accounting concept तो क्या है, these are the assumption on the basis of which financial statement of any entity are prepared, following are the various accounting assumptions। ये सब हम लोग को देख रखा है। ठीक है, बट अगर बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस का ना, तो ये कन्वेंशंस पहले से था तो नहीं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस adopted commonly known as the accounting principles adopted by various organization over a period of time। मतलब क्या ये सब ओवर अ पीरियड टाइम लोग लगा कि नहीं नहीं ये सब भी कन्वेंस मतलब ये सब भी होना चाहिए, तो फिर हम लोग इनको अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से इसको हम लोगों ने इंसर्ट किया। ठीक है, तो अब फिलहाल ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसी का पूरा यहाँ पर ब्रीफ में जो यहाँ पे देख रखा है बुक्स में, अपने इंस्टीट्यूट के बुक में, वहाँ पर हम लोग ऐसे लिखे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, याद होगा पूरा, एनडीटी कॉन्सेप्ट। एनडीटी कॉन्सेप्ट क्या था सर कि जितना भी जो भी हम लोग का बिजनेस होता है और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है। ठीक है, एंड दोनों सेपरेट पर्सन है, और जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है हम लोग बिजनेस से बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जो पर्सनल बुक्स में हो रहा है, अगर पर्सनल बुक्स बनाएगा तो उससे बुक्स में रिकॉर्ड होगा, बट हमें मतलब नहीं, हम लोग उसका बुक्स नहीं देखने जा रहे फिलहाल। हम लोग भी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, हम लोग वेरी गुड, हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल को बोलते हैं लाइबिलिटी। इवन सोचो जो प्रॉफिट हो रहा है, समझो समझो क्या होता है, जो हम लोग का यहाँ पर समझो, आज कोई आपको लोन देता है। ठीक है, मान लो बैंक है, बैंक आपको लोन देता है, बैंक लोन दिया आपको मान लो 5 लाख रुपए का, उस पर मान लो एक साल में 15% उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक, तो बैंक आपको इस साल 15% इंटरेस्ट चार्ज का जो कितना होता है 75,000 होगा। ये 75,000 भी आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया बैंक का ये लोन, साथ में उसका ये इंटरेस्ट। समझो वैसे ही जो कैपिटल लगा है, अब जो कैपिटल के लिए कोई इंटरेस्ट तो मांगता नहीं लग से, बट बिजनेसमैन जो है ना, एक तो पैसा भी दे रहा है, साथ में रिस्क भी ले रहा है, क्योंकि अगर कल के दिन में बिजनेस डूबा तो कैपिटल डूब जाएगा फिर तो, बस में मारा। तो बिजनेसमैन रिस्क भी ले रहा है, तो इससे रिस्क का जो रिवॉर्ड जो है ना, इस रिस्क का जो रिवॉर्ड है वो भी बिजनेसमैन को ही मिलेगा। मतलब आइदर प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो लॉस भी, जो भी है प्रॉफिट हो चलो जो भी, किसका होता है, बिजनेसमैन का होता है, मतलब ओनर का होता है। इसीलिए बताओ क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल होता है मान लो हम लोग का 1 लाख रुपया, और उसमें अगर प्रॉफिट हुआ ना तो हम लेके ऐड कर दो उसमें नेट प्रॉफिट और 10,000 रुपया। तो मतलब अब जो ओनर का लाइबिलिटी हमारे पास 1/10 की, ये नेट प्रॉफिट भी उसी का है। मतलब सोचो कितना ऐसा लगता है सुनने में यार, प्रॉफिट मतलब लाइबिलिटी, मतलब बिजनेस से प्रॉफिट मतलब लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि बिजनेस जो प्रॉफिट कर रहा है उस पर हक किसका है, बिजनेसमैन का, क्योंकि उसमें अपना टाइम दे रहा है, अपना रिस्क लगा रहा, बस समझो वो तो भैया वहाँ पे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको हम लोग कि ये जो भी प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट भी ओनर का है, लॉस हुआ तो लॉस भी ओनर का ही है। मान लो लॉस हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 8,000 का लॉस हो गया, तो अब कितना बच जाएगा, तो लेस हो जाएगा लॉस, नेट लॉस लेस हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा 2,000 का। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा है कैपिटल को लाइबिलिटी बोलते हैं क्यों, किस कॉन्सेप्ट को वैसे भैया बताओ मुझे एक बार, किस कॉन्सेप्ट को वैसे, तो भैया बिजनेस एंटिटी या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर सिर्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको हम लोग, एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है ना, चलो देखते हैं। Entity concept states that the business enterprise is a separate identity apart from its owner. Accountant should treat a business as distinct from its owner, क्योंकि बताओ लॉ के नज़र में ये एक अलग एंटिटी तो है। ठीक है ना, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर ट्रांजेक्शन इन इज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल बुक्स का बात वहाँ पे करना यानी। ठीक है, इट मीन दैट एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड। समझ में आ रहा है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसका लाइबिलिटी है हमारे पास बाय द ओनर, सिंस द ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल, ही हैज क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। समझ में आ रहा है क्या, इसी वजह से क्या कैपिटल टर्म्ड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एंड ये क्या है, मतलब आपको स्टार्ट में बात करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसमें दूसरा वाला कंडीशन क्या था हम लोग का कि इसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होना जरूरी है। मतलब क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें हम लोग को, जिसको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं,
कोई ट्रांजेक्शन में जो हम लोग का मान लो मीडियम है ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग का मनी में मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो क्या बोलते हैं मैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, क्या मैं बोल दूँ कि मैं 5,000 रुपया खुश हुआ हूँ, मैं 10,000 रुपया खुश हुआ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मनी में मेजर नहीं हो रहा, मतलब उसको हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कार मिला है मुझे, मान लो गिफ्ट में, तो चलो ये कार का वैल्यूएशन लगा है, जैसे पता कर लेंगे लोग कार कितने का आता है। तो आइदर डायरेक्टली मनी है या तो फिर कन्वर्टेबल इनटू मनी तो वो है ना, मतलब उसको पता लगा सकते हम लोग कि मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी तो है ना भाई। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो मनी में मेजर हो सकता है उसका रिकॉर्डिंग उसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद ये तीन चार कॉन्सेप्ट हम लोग को साथ में पढ़ना है, एक गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। इन सबको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। इन सबको साथ में पढ़ के हम लोग कुछ एक हम लोगों को करना है एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, जो हम लोग ऊपर में देखे भी थे हम लोग कुछ देर पहले भी, बट कहीं कहीं पे डाउट अगर आ सकता है, मुझे पता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट प्रीपेड आया था ना ऊपर, रेंट प्रीपेड, तो इन सब में डाउट कुछ अगर आ भी रहा होगा, अब सारा खत्म हो जाएगा, बस 10 से 15 मिनट लगेगा हम लोग को, आ जाओ। तो ये चार कॉन्सेप्ट हम लोग को ही पढ़ना है। ठीक है, और चारों कॉन्सेप्ट एकदम बैक टू बैक चिपक के साथ में एकदम। ठीक है, क्या क्या है? पहला तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा है इसमें हम लोग का पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा है इसमें हम लोग का एक्रूअल बेसिस मैंने एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और चौथा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आएगा वो जो हम लोग परचेज वाला चीज कर रहे थे, याद है ड्राइंग के टाइम एंड एडवर्टीजमेंट के टाइम भी मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखो चीजों को। सबसे पहले क्या बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या बोलता है, तो कंसर्न मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना गोइंग कंसर्न, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो बिजनेस जो है ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, मतलब हम लोगों को बिजनेस एज सच बंद करने का कोई भी इरादा नहीं है, नहीं तो जरूरत है। मतलब आगे चल के, मतलब फोर्सेबल फ्यूचर हम लोग जो दिख रहा है आने वाले टाइम में, हम लोग बिजनेस को बंद नहीं करने वाले, हम लोग ये सोच अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि देखो जैसे ही अगर मैं ये बोल दूं ना कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो पूरा का पूरा सोच बदल जाएगा अपना। आप बात समझ रहे हो? अगर मैं ये बोल दूं कि गोइंग कंसर्न है ही नहीं बिजनेस का, पूरा सोच बदल जाएगा अपना। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आज एक कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और उसका जो बैलेंस शीट मिला है उसमें लिखा हुआ है, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में लिखा हुआ है कि इस कंपनी का गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, गोइंग कंसर्न खतरा में है, मतलब कंपनी कहीं भी डूब सकता है। आप बताओ क्या पैसा लगाओगे उस कंपनी में? आप बताओ क्या, बताओ पैसा लगाओगे उस कंपनी में? आपका सोच ही एकदम बदल जाएगा। एक बता बड़ा फनी एग्जांपल है, वो मैं अपने क्लास में सबको देता हूँ, अभी तक जितना मैं बजट कर रहा हूँ सब वो एग्जांपल में देता हूँ, आपको भी दूंगा एग्जांपल। चलो क्या, देखो मान लो आपके घर में एक बूढ़ी दादी माँ है। ठीक है, मान लो आपके घर में एक बूढ़ी दादी माँ है। ठीक है, जो दादी माँ का एज जो है वो हो गया 100 प्लस है, 100 क्रॉस कर गई है। ठीक है, घर में आप रहते हो, मम्मी पापा एक बहन और दादी माँ है, दादाजी पहले ही निकल लिए थे। ठीक है, मान लो ऐसा हाल है, और अब क्या हुआ, दादी को कुछ बीमारी हो गया, और घर में आपके पास मतलब पापा के पास जो है 30-40 लाख कुछ ऐसे पड़ा हुआ तो है। ठीक है, मान लो कोई इंश्योरेंस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं दादी का, हो भी तो मान लो एक्सपायर हो चुका है, इंश्योरेंस हट गया, कुछ भी नहीं है। अब मान लो डॉक्टर बोला ना कि भैया ये इनको अगर ठीक करना है तो इनका इलाज करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, और उसमें खर्च आएगा करीब करीब 35 लाख का। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो पैसा रखा हुआ है उसमें बहन का शादी भी करना है, फिर सब कुछ के वारिस आप ही हो अकेला, समझ रहे हो? इसके अलावा कुछ नहीं है और घर पे, मतलब ये जो एक घर है और 30 लाख रुपया पड़ा हुआ पापा का सेविंग्स, और कुछ नहीं है अपने पास। ठीक है, और पर डॉक्टर ये बोल रहा है साफ साफ कि देखो अगर ऑपरेशन कर भी देते हैं तो दादी बचेगी, बट कितना दिन, और 6-7 महीना। मतलब दादी का गोइंग कंसर्न जो है वो खतरा में ही है, ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं है तो ऐसे भी है। अगर नहीं ऑपरेशन करते तो ऐसे गोइंग कंसर्न खत्म है, अगर गोइंग कंसर्न अगर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि देख भैया अगर ऑपरेशन हो भी जाता है 6-7 महीने चलेगा, मतलब गोइंग कंसर्न ऐसे भी खतरा में ही है। आप बताओ, आपको नहीं लगेगा? देखो आप पापा है, उनकी मम्मी है, वो तो चाहेंगे ही कि 6 महीना बहुत होता है, 6 दिन भी साथ रह जाए मेरे, और तो वो तो पक्का चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा। माँ है, 6 6 महीना बहुत बड़ा बात होता है भाई, 6 6 दिन साथ रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 30 लाख रुपए क्या बड़ा बात है। तो सोचो अब, बट तुमको इसी लगेगा ना कि यार पापा को समझाओ यार कोई। ठीक है, यही पैसा बचा है, दादी इतना दिन जी कम थोड़ी है, पापा मान जाओ। तो पापा को तो आप बोल नहीं सकते, पापा तो मानेंगे नहीं,
उल्टा लगा देंगे 2-3 लाफा, समझ रहे हो आप। तो दादी को समझाते हो, दादी समझाना पापा को यार, समझ रहे हो। दादी अलग कूट देती है आपको, क्या चाहता है बे, तुम बता दो मेरे को एक बार, ठीक है। आप सोचो, इसका मतलब देखो आपको सबसे बड़ा कंसर्न पता कहाँ आया, गोइंग कंसर्न खतरा में था। मतलब गोइंग कंसर्न खतरा में अगर है ना, तो हमारा सोचने का तरीका पूरा हमारा बदल जाता है। हमें पता है कि अब यार कुछ नहीं होने वाला इसका अगर, तो फिर काहे का पे पैसा खर्चा। अच्छा, तो हम लोग बोलते हैं ना करंट एसेट नॉन करंट एसेट, किसकी वजह से बोलते हैं, गोइंग कंसर्न वजह से। आज अगर बिजनेस 2 महीने में खत्म होने वाला है तो काहे का नॉन करंट, सबको सिर्फ बेच करना पड़ेगा अब तो। आप एसेट परचेस करते हो किस लिए, बिजनेस में यूज करके पैसा कमाओगे, खत्म, बिजनेस है ही नहीं अब तो, उसको बेच के पैसा कमाना पड़ेगा अब तो, वो बेच के पैसा निकालना पड़ेगा, कमाना छोड़ दो, पैसा निकालना पड़ेगा बेच के उसको। जो लोग पैसा पाते हैं उन लोगों को पे करना पड़ेगा बेचकर, समझते हो चीज। तो आप एक चीज समझो यहाँ पर, इसका मतलब गोइंग कंसर्न खतरा में अगर हुआ तो हमारा सोचने तरीका बदलेगा। तो गोइंग कंसर्न जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न रहेगा, ठीक है ना। अब समझो ये तो स्टैब्लिश हो गया, मान लो किसी बिजनेस का गोइंग कंसर्न तो है, ये स्टैब्लिश तो हो गया। अब अगर गोइंग कंसर्न अगर है तो आगे चलकर हम लोग को ये लग रहा बिजनेस चलेगा, खत्म तो नहीं होने वाला, तो मेजरमेंट कब होगा, परफॉर्मेंस मेजर कब होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा, बताओ ना एक बार अब। क्योंकि बिजनेस खत्म नहीं होने वाला, क्या छोड़ दे जब बिजनेस खत्म होगा तब, तो बोलते हैं देखो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बोलते हैं एक काम करो, कुछ स्मॉल एक पीरियड डिसाइड कर लो, एक पर्टिकुलर पीरियड, जिसमें ना तुम हर साल, ये 2 साल जब भी तुम्हारा रहे, तुम उस साल से क्या करोगे बताओ, तुमको फाइंड आउट करना रहेगा कि हम पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना कमाए। जनरली ये अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, देखो स्मॉल है बट वर्केबल है ना। जनरली अकाउंटिंग पीरियड पता कितना महीने का होता है, 12 महीने का। तो ये बोलते हैं पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, इसमें हर अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं, और फिर पता चलता है हम लोग क्या कि कितना इस अकाउंटिंग पीरियड में क्या हम लोगों ने कमाया, क्या लॉस हुआ, कोई जो भी है हम लोग वहां पर देखते हैं, ठीक है। बट ये अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है, 12 महीने का। बट हो सकता है ये अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का हो जाए, सिर्फ 2 केस में। वो 2 केस क्या क्या है। पहला तो ये कि अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, आप सोचो, मान लो देखो ये 12 महीना कब रखोगे, आपका मतलब है आप जनवरी टू दिसंबर रखो, आप अप्रैल टू मार्च रखो, आप जुलाई टू जून रखो, ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली ये आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, बट जब आप इनकम टैक्स फॉलो करोगे तो वो बोलता है फिर फाइनेंशियल ईयर करो अप्रैल टू मार्च। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा कोई अलग से रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, भैया दोनों एक ही रहना, फालतू क्यों नाटक करते हो, अलग से कौन फिर अकाउंट बनाएगा यार, ये वो बनाया दोनों काम आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बताओ यहाँ पर कि भैया ये अप्रैल टू मार्च मान लो हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, हम लोग यही फॉलो करना है अप्रैल टू मार्च। क्या वो मुझे मान लो मिड ऑफ द ईयर अक्टूबर में एक बिजनेस आइडिया मेरे को आया है, बट मेरे को अपना अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च ही रखना है, बट बिजनेस आइडिया कब आया बताओ मेरे को, अक्टूबर में, और सब कुछ सेटल सब कुछ कर लिया हम लोग, दिसंबर में मान लो स्टार्ट करना सोच लिए। बट क्या बस इसलिए रुक जाए कि अकाउंटिंग ईयर आने वाला है 1 अप्रैल शुरू करेंगे, बट बताओ क्या इसलिए बस हम रुक जाए, क्या ये सही होगा, तो नहीं। तो फिर 12 महीने कैसे होगा, तो बोलते हैं एक काम करो, तुम एक काम करो, फॉर दिसंबर शुरू कर लो, दिसंबर से, बट खत्म कहाँ पर होगा तुम्हारा, मार्च 31 तुम्हारा खत्म होगा। तो दिसंबर जैन फेब मार्च, तो पहला अकाउंटिंग ईयर तुम 4 महीने का ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। बट उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो चलेगा वो 1 अप्रैल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का हो सकता है, जनरली 12 महीने का होता है। बट समझो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसा हमारा लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस भी हो, कभी हम लोग को बिजनेस बंद करना है, अब नहीं चलाना है, छोड़ दो, गोइंग कंसर्न खत्म हो चुका है, बिजनेस बंद करना हम लोग को। अब सोचो अगर हम लोग को बिजनेस अगर बंद करना है, हम लोग को बिजनेस अगर बंद करना है, और हम लोग देख लिए सब कुछ सेटलमेंट सब सितंबर तक हो चुका है, और 1 महीना लगेगा, अक्टूबर में बिजनेस बंद हम कर सकते हैं। बट क्या बस अब इसलिए वेट करें कि 31 मार्च आएगा अकाउंटिंग ये खत्म होगा। अब बताओ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च इन सब का रेंट सैलरी सब कुछ फालतू का पे करते जाए लोगों को, बताओ सही लग रहा आपको क्या, नहीं तो बंद करो फिर भी। तो फिर कैसे होगा अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर जितना मान लो 30 सितंबर तक होगा, ठीक है, उतनी में खत्म कर दो, या 31 अक्टूबर होगा खत्म कर दो उतना में, जो भी है। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस एंड लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का हो सकता है। क्लियर है ये चीज, ओके ठीक। चलो पहले ये दोनों को पढ़ते हम लोग, नोट से पढ़ोगे, और ऊपर नोट से पढ़ते हम लोग क्या लिखा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. It means entity has neither the intention, नहीं तो entity कोई इरादा है, nor the need. अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है? इंटेंशन, इंटेंशन मतलब कैसे, मान लो क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा है तो ठीक है, बट ना मुझे देखना पढ़ा वड़ा कुछ मतलब पैसा का बात नहीं है, मजा नहीं आ रहा, कुछ मैंने किक नहीं मिल रहा यार, कुछ और करेंगे, तो इंटेंशन नहीं है मेरा इस बिजनेस में, इंटेंशन इसको बोलते हैं। नीड मतलब क्या, कमाई धमाई आ ही नहीं रहा यार कुछ, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नीड है, अब तो फिर जॉब करना ही पड़ेगा, बिजनेस वाला कुछ करना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं नीड। तो बिजनेस में ना ही मुझे दिख रहा गोइंग कंसर्न, अभी क्यों खतरा में नहीं भैया, ना ही तो कोई नीड है, ना ही कोई मुझे ऐसा इंटेंशन है मेरा बिजनेस को बंद करने का, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा इंटेंशन अगर है तो फिर भैया अलग स्टेट, अलग बेस पे फिर अकाउंट हमारा रेडी होगा और उस बेस को डिस्क्लोज हमें करना पड़ेगा। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, गोइंग कंसर्न है हम लोग माने, कोई दिक्कत, अलग से कोई डिस्क्लोजर नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोले हम लोग, इनडेफिनेट लाइफ है, कभी जिंदगी खत्म नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्मॉल बट वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमें चाहिए होता है ना, जिसमें हम लोग बता पाए, हम लोग डिसाइड कर पाए चलो इस एक 12 महीने में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परफॉर्मेंस अपना हम लोग अपना मेजर करेंगे, कितना हम लोग कमा रहे हैं, क्या कर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो बट वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम चूज आउट ऑफ द इनफाइनाइट लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर द मेजरिंग performance. Generally, 1 year period is taken as accounting period, but it may be of less than 1 year in case of first and last year of business. Clear है क्या? तो फर्स्ट एंड लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस में यहाँ पर आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का हो सकता है, ठीक है। बुक से पढ़ोगे तो वहाँ भी सेम ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, डन, तो हम लोगों ने ये दोनों भी पढ़ा। अब समझो एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग डिसाइड तो कर लिए कि चलो पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड हम लोग का 12 महीने का है। अब इस एक अकाउंटिंग पीरियड में, अब इस एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों को जो प्रॉफिट और लॉस जो फाइंड आउट करना है, जो प्रॉफिट और लॉस हम लोग को फाइंड आउट जो करना है, ये हम लोग डिपेंड करता है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या अकाउंटिंग बेसिस फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करेगा कि हम लोग का क्या प्रॉफिट आ रहा है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये देखो दो तरह से हो सकता है, आइदर कैश बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस। दोनों में क्या फर्क है समझो ध्यान से। मैं अगर मान लो बोलता हूँ कि मैंने इस पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में, पूरे मान लो अप्रैल टू मार्च, ठीक है, पूरे अकाउंटिंग ईयर में मैंने सेल्स करा है, कैश सेल्स मैंने किया है 10,000 का, क्रेडिट सेल्स मैंने किया है 1 लाख का, ठीक है, और कलेक्शन हुआ डेटर से, मतलब पैसा जो मुझे मिल गया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो हुआ है मुझे, वो हुआ है 80,000, ठीक है। एक्सपेंसेस में मैंने परचेज करा है, तो एक तो हुआ कैश परचेस जो मैंने किया मान लो 8,000 का, और एक क्रेडिट में मैंने परचेस किया है जो हुआ है 60,000 का, ठीक है, जिसमें से मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स मुझे किया वो 52,000 मैंने कर दिया पेमेंट, ठीक है। एंड अलग अलग एक्सपेंसेस है, मान लो रेंट है, रेंट जो है मेरा यहाँ पर 10,000 है, ये टोटल रेंट है, ठीक है, बट मेरा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है मेरा 2,000, इसका मतलब टोटल रेंट तो 10 है, इसमें 2 आउटस्टैंडिंग, मतलब पेमेंट कितना होगा बस 8,000 रुपये, ठीक है। वैसे मान लो कोई इनकम, चलो अब वही कहते हैं, हम लोग समझ जाएंगे, हम लोग कोई और इनकम लेना लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस समझो यहाँ पर इतना हम लोग के पास अवेलेबल है। अब अगर हमें जानना है कि प्रॉफिट कितना, कैसे निकालो, बता प्रॉफिट कितना हुआ है कैसे बताया बताओ, तो सर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर लो। अब बात ये रेवेन्यू किस बेस पे ले हम लोग, क्योंकि कैश सेल हुआ है 10, क्रेडिट सेल हुआ है 1 लाख, तो कैसे क्या लेना है। तो मान लो अगर हम लोग एक्रूअल बेस हम लोग मान लो फॉलो हम लोग करना है, ठीक है, मान लो हम लोग को करना है एक्रूअल बेस अगर फॉलो, और कैश बेस है तो क्या होगा समझो, अगर एक्रूवल होगा ना तो पता है देखो नॉर्मली ये करना है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस सारा, ठीक है। तो सेल्स कितना हुआ हम लोग एक्रूवल में क्या बोलेंगे, हम लोग कैश भी लेंगे और हम लोग क्रेडिट भी लेंगे। तो ये बात समझो, हम लोग एक्रूवल बेस में ये बात करते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी हम लोग को रेवेन्यू हुआ उसको हम लिखेंगे, भले ही हम लोग को पैसा भी नहीं मिला, क्या हुआ आगे चल के मिल जाएगा, बट एक बात बताओ इनकम तो इसी साल का है। आज समझो क्या हुआ,
मैं अगर 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक पर्टिकुलर मंथ में, मान लो अगर अप्रैल के मंथ में, और हर एक बच्चे का फीस है 1000, तो भैया 10,000 मेरा अप्रैल मंथ का इनकम हो गया। हाँ, हो सकता है ना कोई एक बच्चा मई में देगा, मतलब उसका फीस एडवांस नहीं दे पाया, वो मई में दे देगा फीस, ठीक है, बाकी 9 बच्चा दे दिया। ठीक है, बताओ, और मैंने और आगे नहीं पढ़ा, मैं छोड़ दिया मान लो, ठीक है, तो मई मंथ में वो दिया 1000 रुपया, बाकी 9 है, तो अप्रैल का इनकम कितना, क्या मेरा 9,000 हो गया क्या? नहीं भैया, अप्रैल का इनकम 10,000 ही है, वो तो फिर पैसा बस बाद में मिला और क्या। तो एक्रूअल यही बोलता है, एक्रूअल बोलता है क्या, कि जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का इनकम है उसी साल में रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं मिला तो क्या हुआ, बाद में मिल जाएगा, एसिड बोलकर लिख के रख दो अभी, बस, कोई दिक्कत नहीं है। समझ सो बात मेरा? तुम जैसे क्या हुआ यहाँ पे, जैसे हम लोग बोले क्या, ये कैश सेल 10 है, तो सेल्स में यहाँ पर कैश सेल भी आएगा 10,000, और क्रेडिट सेल भी, क्योंकि इसी साल सेल हुआ ना, तो ये तो आएगा ही 1 लाख, 1,10,000, ठीक है। बट जो जैसे परचेज है, ये कैश परचेस आएगा और क्रेडिट परचेज भी टोटल आएगा, तो लेस लेस परचेजेस, इसको भी मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, लेस परचेजेस है, तो कैश परचेस है वो भी आएगा, क्रेडिट परचेस है वो भी आएगा, थोड़ा सा राइटिंग मेरा कोप अप कर लेना, ठीक है, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो कैश कितना है बताओ मुझे एक बार, कैश है यहाँ पर 8,000 का, और क्रेडिट है 60,000, तो ये 8 ये भी आएगा, और ये 60,000 का ये भी आएगा, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, पेमेंट हुआ क्रेडिटर को, तो अलग से पेमेंट तो हम लोग खर्च तो लिख लिए पूरा, हम लोग को दिक्कत नहीं है। रेंट टोटल 10,000 है, पे नहीं किया तो क्या हुआ, रेंट रेंट है पूरा, हम लोग को देना ही पड़ेगा ये 10,000। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आ रहा है 1 लाख, ये 1,10,000, ठीक है, और यहाँ पर खर्च में 68 और 10 78, तो 1,10,000 माइनस 78, ये आ रहा 32। तो इसके हिसाब से बताओ कितना हमारा हो गया इनकम एक्रूअल के बेस पे, 32, ठीक है। और एक चीज यहाँ समझो, अब यहाँ पर कैश तो पूरा ले लेंगे, बट क्रेडिट से हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जितना हम लोग को कैश में पैसा मिला, मतलब हम लोग बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कितना बताओ, कितना मिला था हम लोग को, 80, हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे। अच्छा, समझ में आया क्या? परचेज में कैश परचेज तो पूरा लिख लेंगे हम लोग 8,000, बट यहाँ हम लोग देखेंगे कितना हम लोगों ने पेमेंट किया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे बाकी चीज, बात समझ में आ रहा है क्या? जब पेमेंट मिल जाएगा तब रिकॉर्ड हम लोग करेंगे, पेमेंट हो जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, कितना है यहाँ पर 52, और रेंट ये 10,000 था ना, 2 तो आउटस्टैंडिंग था, तो क्या पूरा पेमेंट हुआ अभी? नहीं सर, पेमेंट कितना होगा, सिर्फ 8 ही हुआ होगा, तो हम लोग सिर्फ 8 ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 90,000 माइनस 8 68, ये आ रहा 22, तो 22 प्रॉफिट हो जाएगा एज पर कैश बेसिस, बात समझते हो क्या? तो कैश बेस अगर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कितना प्रॉफिट होगा पता हम लोग को, 22, और एक्रोल, तो एक्रोल समय हमारा देखो, एक्रोल क्या बोलता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में, दोनों अंतर समझ, दोनों अंतर क्या समझना, एक्रोल बोलता है एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस अगर हो चुका है, हम लोग उसको लिख लेंगे, भले ही हम लोग को पैसा भी नहीं मिला है, फिर हम लोग पैसा पे नहीं किए हैं, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे, फ्यूचर में दे देंगे पैसा। बट कैश क्या बोलता है, कैश कॉन्सेप्ट का नाम ये, कैश वो क्या बोलता है कि अगर देखो रेवेन्यू है, पैसा मिलेगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे हम लोग, अगर एक्सपेंडिचर्स है, अगर पेमेंट हुआ तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे हम लोग को एसेट लायबिलिटी दिखना ही नहीं रहा, इसके लिए हम लोग को, वो लोग क्लियर है, हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे उधर वाला हम लोग, ठीक है ना? ठीक है सर, चलो गुड, चलो आ जाओ। तो अब यही देखो यहाँ पर बोलता है आ जाओ, अब इसी पे बेस्ड है, फिर एक्रूअल पे भी बेस्ड है मैचिंग, समझेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, पहले यहाँ से पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है, फिर से नाटक शुरू हो गया इसका, आगे देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, मतलब क्या, व्हेन दे अकर, जब हुआ है, इस बेस पे नहीं कि कैश कब हम लोग को पेमेंट हुआ है, रिसीव हुआ, इस बेस पे नहीं, जब ट्रांजेक्शन हुआ वह सब बारे, जिस महीने का या जिस साल का इनकम वही रिकॉर्ड करना पड़ेगा हम लोग को, तो एंड दे आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट,
ना कि उस पीरियड जिस पीरियड में पैसा मिला या दिया गया है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली किससे बनता है बताओ, एक्रूअल बेस से ही बनाया जाता है, कैश बेसिस पे कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। हाँ, अदर अदर पर्पस है हमारा जिसके लिए हम लोग कैश बेसिस मेंटेन करते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। पर जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनता है, हम लोग का एक्रूअल बेस पे ही बनाया जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का जो है ना, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, इसके ऊपर ना हम लोग क्वेश्चन पूछा हुआ इंस्टीट्यूट, ठीक है। और पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस में कैश बेसिस हम लोग पढ़ लिया, यहाँ पे क्या होगा, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन रिसिप्ट, जब पैसा मिलेगा, या फिर पेमेंट ऑफ कैश। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब लिखिए, मतलब इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द सेल प्रोसीड आर रिसीव, मतलब कलेक्शन ऑफ क्रेडिट तभी लिखेंगे, वरना हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग क्लियर है ये चीज, जब तक अच्छे से एकदम, जब तक पैसा नहीं तो तब तक नहीं लिखेंगे हम लोग, नहीं तब तक नहीं लिखेंगे, ओके। एक्रूअल क्या बोलता है, डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर लिया हम लोग। अब देखो, एक तो हाइब्रिड हुआ, बंद हो चुका है, इसका नोटिंग कितना बता, ये बता क्या बोलता है, ये बोलता है एक काम करो, रेवेन्यू को लिख लो कैश बेसिस पे, रेवेन्यू लिखो कैश बेसिस पे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं एक काम करो, ये कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस को और एक्रूअल बेसिस का, बोलता है क्या, इसको रेवेन्यू जो है ना वो लिख लो कैश बेसिस पे, लेकिन जो एक्सपेंसेस है ना उसको लिखेंगे हम लोग कैसे, हम लोग एक्रूअल बेस पे। ये नाटक ये सब बंद करो, ठीक है। तो बोलता है हाइब्रिड है, ये सही से कुछ मेजर नहीं कर पाता ना। देखो कैश बेसिस हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग आएंगे एनपीओ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनपीओ समझेंगे हम लोग, कैश बेसिस भी अपना मतलब बनाने का क्या रीजन है वो हम लोग समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। बट एक्रूअल का समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसी बनता है, देखिए एक पर्टिकुलर ईयर का क्या इनकम मैंने जाना है, लेकिन ये हाइब्रिड से कोई पर्पस फुलफिल हो नहीं रहा था, इसलिए बंद कर दिया गया ऐसे, ठीक है। अब एक ये आपका ऐसे ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, एंड ऐसा ही ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में जून 23 में 6 मार्क का पूछा, इसको हम लोग अभी करने वाले हैं, आ जाओ। तो ये दोनों क्वेश्चन पहले करते हैं हम लोग, फिर हम आएंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो क्या बोलता है, चंद्रा रन्स अ स्टेशनरी बिजनेस, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज बिजनेस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, कैसे, कैश बेस पे और एक्रूअल बेस पे, दोनों बेस से हम लोग को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ओके, बनाएंगे। कैश परचेस है 82। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं एक्रूअल और फॉलो कर रहे हैं हम लोग कैश बेसिस, तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला कैश परचेस आएगा, ठीक है, एक्रूअल में, ठीक है। साथ साथ क्रेडिट परचेस भी आएगा, सैलरी पेड आएगा, रेंट पेड आएगा, इंश्योरेंस पेड आएगा, कैश सेल आएगा, ठीक है। क्रेडिट सेल हम लोग अभी फिलहाल नहीं लेंगे जब कलेक्शन जब तक नहीं होगा, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, प्रीपेड, ये सब देखने क्या करना हम लोग को फिलहाल तो अभी। चलो अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले क्या बोलता है, कैश परचेस, तो हम लोग चलो हम लोग देते हैं रेवेन्यू यहाँ पर, तो रेवेन्यू में हम लोग लेते हैं सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पर कैश और क्रेडिट, तो कैश तो दोनों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 82 दोनों में आएगा, लेकिन क्रेडिट जो है सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल में आएगा, और अभी तक पैसा मिला है तो उसको हम लोग लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हो गया रेवेन्यू पूरा काम, लेस करते हम लोग है एक्सपेंसेस में आते हैं, परचेस, ये भी कैश और क्रेडिट, तो कैश तो दोनों में आएगा, ठीक है। तो कैश हम लोग का बस उल्टा दिखा मैंने, ओहो, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। कैश सेल है 2,20,000 और क्रेडिट सेल है यहाँ पर 3 लाख, तो ये तो पूरा ही आएगा, बट यहाँ पर 2,20,000 तो आएगा, बट यहाँ 3 लाख नहीं आएगा, तो 5,20,000, बट यहाँ पे आया सिर्फ 2,20,000, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परचेस में कैश हम लोग का 82, ये दोनों में आएगा, बट क्रेडिट परचेस कितना है 135, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। और क्या है बताओ, अब देखो ध्यान से, सैलरी पेड हुआ, लेकिन सैलरी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी है, तो सैलरी पेड हुआ है बोलता है 17,000 और बाकी है देना 5,000 में, टोटल कितना है समझ में आ रहा है क्या आपको। सोचो अगर मैं बोलता हूँ सैलरी पे हुआ 17 और देना बाकी है 5, मतलब 22,000 टोटल खर्च है ना। तो अगर मैं सैलरी के खर्च की बात करूँ मैं, तो टोटल 22,000 खर्च है, बट पेमेंट कितना हुआ, जितना पेमेंट वही दिखा गया इतना, तो क्लियर है ये चीज, ओके। फिर रेंट पेड, रेंट पेमेंट हुआ है 17,500, जिसमें से 2,800 तो है ही नहीं इस साल का, ये तो बोलता है सही सही आउटस्टैंडिंग, सॉरी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तो पेमेंट करना बाकी है, अब पेमेंट करना बाकी है मतलब पेमेंट हुआ नहीं है अभी तक, और जो भी हो खर्च इसी साल का है, हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ठीक है सर, तो रेंट पेड है 18,500 आई थिंक ना, 17,500, ठीक है, 17,500 का रेंट, 17,500 पेमेंट हुआ है, 2,800 भी बाकी है, मतलब भैया खर्चा यहाँ पर देखो तो 20,300 का है, बट ये कितना बोलेगा, 17,500 ही बोलेगा, दिख रहा है 17,500 क्या, नहीं दिख रहा क्या, एक काम करो तो साइड में लिखते इसको हम लोग, ठीक है, ओके। उसके बाद बताओ क्या है, उसका बोलते हैं इंश्योरेंस पेमेंट कितना हुआ 18,500, तो देखो पेमेंट जितना वो दिखा देगा, इंश्योरेंस पेमेंट हुआ है 18,500, बट एक बात बताओ, ये बोलता है प्रीपेड इंश्योरेंस,
3,000 का, मतलब इस साल का है ही नहीं, वो तुम एडवांस दे दिया यार, इस साल का खर्च नहीं है ना, नहीं नहीं इस साल का खर्च नहीं, हम नहीं लिखेंगे, इस साल का खर्च नहीं हम नहीं लिखेंगे, मतलब ये 18,500 नहीं, खर्चा इस साल का सिर्फ 15,500 ही है, ठीक है ना, डन क्या, अब जाएगा वो प्रॉफिट आएगा, इस तरह से हम लोग निकालना, और ये आपके एक वर्कबुक का आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एंड ऐसा ही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में पूछ लिया, देखो आप बस यहाँ पर डेटा चेंज किया थोड़ा मोड़ा और कुछ नहीं, जैसे देखो यहाँ पे क्या कैश परचेस, ये हम लोगों का एक्रूवल में भी मान लो ये एक्रूवल और ये कैश बेसिस, ठीक है, तो ये हम लोगों का एक्रूवल में भी आएगा और कैश में भी आएगा, ठीक है, कैश सेल में बात करो तो ये भी दोनों में आएगा, लेकिन क्रेडिट परचेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्रेडिट सेल भी सिर्फ यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इनकम रिसीव देखो, अब इनकम रिसीव हुआ हम लोग को ये इतना मिला है, पर बोलता है इसमें से एडवांस है 80,000, मतलब 80 में बोलता है 6,000 का एडवांस है, मतलब सोचो इनकम टोटल रिसीव जितना रिसीव हुआ पूरा आएगा यहाँ पर 80,000 रुपया, ठीक है, बट इसमें से बोलता है एडवांस, मतलब इस साल का नहीं है, मतलब सोचो आने वाले टाइम के लिए मुझे को एडवांस फीस दे दिया, बट क्या होगा इस साल का कितना है 74 ही तो है ना, मतलब एडवांस तो नहीं लेंगे हम लोग, हाँ सर ठीक है, तो ये 74 लिखेंगे, मतलब क्या समझो, एक्रूअल बोलता है इस साल का है तो लिखेंगे, नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, या ज्यादा मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा बात यही है कि इस साल का है तो मैं लिखूंगा, अब सोचो यहाँ पे जो 80 मिला था 6 तो इस साल का था ही नहीं, हटाओ उसको यहाँ से, तो जो कैश का बात क्या करें, कैश बोला जितना मिला उतना लिख लेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर ये इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, अब तो इनकम ड्यू हो गया है, इनकम ड्यू हो गया है बट मिला नहीं अभी तक, तो कल परसों मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा, मिलेगा ना, तो है तो इनकम इस साल का, ड्यू हो गया मतलब इनकम इस साल का ही है, इसका मतलब यहाँ पर ये 74 नहीं, यहाँ पे ऐड भी होगा, यहाँ पर 15 तो आएगा, ये 89, क्योंकि ये देखो ये ऐड होगा, ये ले हटा दो इसका से, अगर एक्रोल का बात करते तो, और तो रिसीव नहीं हुआ है तो ये तो लिखेगा ही नहीं कभी जिंदगी में, ऑब्वियस बात है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस पेड हम लोग एक्सपेंसेस पे किए कितना बताओ 8,50,000, तो रिसिप्ट पेमेंट में सॉरी मतलब कैश वाले बेस में 850 ही जाएगा, बट अगर मैं बात करूं बोलता है क्या इसमें से पेड इन एडवांस है 20,000, अच्छा 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 मतलब इस साल का नहीं है, हाँ हटाओ इस साल का नहीं है, और बोलता है अभी तक एक्सपेंस पे हुआ नहीं है तो भी इस साल का ही है, अरे पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ है तो इस साल का ही, कल ना परसों पेमेंट करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग है तो हाँ है तो इस साल का, ऐड करो इसमें फिर तो अगर इसको हम लोग बनाते हैं मान लो एक्रूवल बेस पे अगर और कैश बेस पे, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर रेवेन्यू, ठीक है, तो रेवेन्यू में कैश सेल आएगा और क्रेडिट सेल आएगा, ठीक है, तो कैश सेल कितना है हमारे पास, कैश सेल है हमारे पास 40 लाख का, ये दोनों में ही जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल है हमारे पास 5 लाख का, ये सिर्फ एक्रूवल में जाएगा, ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है 45 लाख, ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस का, तो यहाँ पर परचेजेस है, तो कैश परचेज क्रेडिट परचेज, कैश और दोनों में ही जाएगा, तो कैश परचेज है 15 लाख, क्रेडिट परचेज हमारे पास 3 लाख, तो ये 15 और ये 3 दोनों ही जाएगा यहाँ पर, और ये 15 यहाँ पे 3 नहीं जाएगा, ठीक है, उससे बात क्या क्या है, इनकम रिसीव जितना रिसीव हुआ 80 ये पूरा लिखेगा, तो अगर इनकम का हम लोग बात करें तो ये तो पूरा 80 लिखेगा, बट ये क्या बोले ध्यान समझो, तो 80 है, ठीक है, जिसमें से 15 अभी तक मिला नहीं है, तो आज न कल मिलेगा, बट है तो इस साल का ही, और 6 एडवांस हटाओ यहाँ से, एडवांस नहीं लिखेंगे, मतलब ये आता है 89, समझ में आ रहा है क्या, और अगर आप बात करो एक अदर एक्सपेंसेस का, वहाँ पे क्या होगा कि ये इनकम लोग ऐड करना है, ठीक है, यहीं पर लिख लेंगे इसको हम लोग, अच्छा होता है यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिलहाल लिख नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये ऐड करना है ध्यान रखना, और एक्सपेंसेस क्या है बताओ, एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पर 850, तो जितना पे वो वही दिखाया गया तो यहाँ पर, बट ये क्या बोल देखो 850 में एक बात ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, 850 में हमने 45 अभी तक पे नहीं किया, तो है तो इस साल का ही, तो 895 हो गया, बट 20 एक्स्ट्रा भी तो पे किया है, तो 875 हो गया फिर तो, बस है मेरा क्या, ये 6 मार्क का पूछा हुआ है हम लोगों से एग्जाम में, क्लियर अच्छी अच्छी तरह से, यस सर, तो अब देखो ये हो गया हम लोग का एक्रूवल बेस, ठीक है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पूरा एकदम क्लियर है, अब आते हैं हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, ये क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट, चलो बहुत देर से इंतजार था इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट का, और हम लोग पढ़ते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट,
तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम दिल से फॉलो करता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूवल को। क्या बोलता है ध्यान समझना। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, हम लोग जब बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, जब कोई खर्च हो रहा है, मान लो 1 लाख रुपए खर्च हुआ, बट पेमेंट कितना हुआ, सिर्फ 80, तो एक्रूवल बेस बताओ क्या बोलता है, ये पेमेंट है और ये यहाँ पर एक्सपेंस है मान लो। वह बताओ एक्रूवल बेस क्या बोलता है, 1 लाख पूरा लिखिएगा सिर्फ 80,000 रुपया, वेरी गुड, 1 लाख पूरा लिखिएगा, ये बोलता है वो तो फिर। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि समझो अगर देखो तुम्हें ना, अगर सही प्रॉफिट अगर चाहिए तुमको कि एग्जैक्ट तुमने कितना प्रॉफिट कमाया है, अगर तुमको ये चाहिए देखना अगर है, तो एक काम करो, जितना भी तुमने रेवेन्यू अर्न किया है पर्टिकुलर ईयर में दिखाओ, लेकिन उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो तुमने एक्सपेंसेस कर लिया है उसको भी तो फिर बुक करो, तब ना प्रॉफिट आएगा। सर मतलब समझो क्या हुआ, समझो यहां पर रेवेन्यू तुमने कर लिया, यहां पर मान लो सेल्स हुआ है, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के 10 लाख रुपया, ठीक है। अब समझो परचेजेस है, ठीक है, मान लो रेंट है। अब तुमने क्या करा, यहाँ पर तुमने पूरे साल में 1 लाख का रेंट तुमने पे करा है, ठीक है, और 10,000 पर मंथ का रेंट था, तो इसका मतलब 20,000 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो एक्रूवल बेस क्या बोलता है, भैया देखो आउटस्टैंडिंग क्या हुआ है, तो इस साल का है तो लिखो पूरा 1,20,000। बट क्यों हो रहा है ऐसा, मैचिंग कौन से क्या बोलता है, समझो ये जो रेंट था, रेंट ये किसके दिया, ये दिया आपने एक पर्टिकुलर प्रेमाइसेस के लिए, उस प्रेमाइसेस को यूज करके आपने ये रेवेन्यू जनरेट किया, तो आपने 10 लाख का जो रेवेन्यू जनरेट किया ना, उसके लिए ये एक्सपेंस भी मैच कराना पड़ता है, ये एक्सपेंस हटाने के बाद ही तो सही प्रॉफिट आएगा। समझो जैसे क्या होता है, मान लो अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं क्या कि सर मान लो 100 स्टूडेंट पढ़ा, एक का फीस मान लो 5,000, ठीक है पर्टिकुलर, तुरंत क्या बोलता है, अरे सर 5 लाख का इनकम हो गया, बेटा नहीं 5 लाख इनकम नहीं है, रेवेन्यू है ये। कब समझेगा रे मैचिंग कॉन्सेप्ट, खर्च नहीं होता क्या इसको करने में, बुक का कॉस्ट है, बुक जो बन रहा है उसका टीम, उसका सैलरी है, ये जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ये सब इसका खर्चा है, ये सॉफ्टवेयर का खर्चा है, कहाँ जाएगा रे भाई मेरे ये सब। मैचिंग कॉन्सेप्ट कब सीखेगा जिंदगी में, हाँ, लॉस में चल रहे हैं हम ऐसे दिखेगा तो पता है, समझ रहा है। तो फिर जितना भी एक्सपेंसेस है इस पर्टिकुलर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो सारा एक्सपेंस घटाना पड़ता है, तब जाके आएगा। आज समझो क्या हुआ, आपने सैलरी आपने सैलरी पे किया है 50 और 10 ड्यू है, खर्चा कितना बोलते हैं उसको हम लोग 60, क्योंकि समझो आपने उस 10,000 के बदले भी उससे काम करा लिया है और उससे काम करवा के रेवेन्यू जनरेट करवा लिया है, समझ में आ रहा है क्या ये बात, आपने उसका जो 10,000 का जो सर्विस था वो आपने अवेल कर लिया है। अब अगर नेक्स्ट ईयर वो काम नहीं भी करेगा, 10,000 देना पड़ेगा आपको ना, सोचो नेक्स्ट ईयर वो बोलता है सर जॉब छोड़ रहे हैं अब हम, ठीक है, तो भी 10,000 देना बनता है उसका, उसने काम करा है भाई, तो उस एक्सपेंसेस को कंसिडर करना पड़ेगा, इसीलिए ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट के वजह से ही मैचिंग कॉन्सेप्ट आया जो जिसको डिस्क्राइब किया। एंड एक्रूवल की वजह से हम लोग ये सब करते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब चीजें, समझो अगर प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब क्या है, हमने एडवांस में पे किया है, मान लो सैलरी तुमने 60,000 दिया है, एक्चुअल में जो है वो 55 है, तो भैया 5,000 एडवांस है ना। अब ये जो 5,000 एडवांस जो है, एक बात बताओ, क्या इसके बदले में अभी तक रेवेन्यू जनरेट हुआ है कि नेक्स्ट ईयर वो बंदा काम लगे रेवेन्यू जनरेट करवाएगा, हाँ सर नेक्स्ट ईयर काम करेगा फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छा तो मैच कर रहा है क्या, कर रहा है मैच। तो पर्टिकुलर ईयर का रेवेन्यू जब तुम जनरेट कर रहे हो, उसको जब तुम पीएनएल में दिखा रहे हो अपने प्रॉफिट लॉस में, तो भैया या फिर ट्रेडिंग में दिखा रहे हो तुम उसको अगर, तो एक चीज ध्यान में रखो, उसके रेस्पेक्ट में किया गया सारा एक्सपेंसेस वो भी शो होना चाहिए, भले पे हुआ चाहे नहीं हुआ, मैच करना चाहिए रेवेन्यू से, मतलब क्या देखो मैच करना चाहिए सेंस ये नहीं कि 5 लाख का रेवेन्यू 5 लाख का इसमें तो जीरो हो जाएगा, ए भैया वो बात नहीं कर रहा मैं। अब आज जो बात कर रहे थे हम लोग स्टॉक को लेकर, ठीक है ना, स्टॉक वाले लेते हम लोग एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से, आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग ट्रायल बैलेंस में बोल रहे थे मत लो और कब कब ले सकते हैं हम लोग, एंड साथ ही साथ ड्राइंग वगैरह में हम लोग एडवर्टीजमेंट क्यों हम लोग परचेस अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, हम लोग वहां पर दिखाते हैं। चलो आ जाओ देखो ध्यान से, मान लो क्या हुआ, हमने 1,000 क्वांटिटी कोई एक पर्टिकुलर चीज परचेज किया है, ठीक है ना,
परचेस किया हमने 20 करके, तो टोटल हमारा 20,000 कॉस्ट लग गया, परचेस कॉस्ट। ठीक है, हमने सेल किया है 800 क्वांटिटी 25 करके, सॉरी एग्जैक्ट सेम अमाउंट आ रहा है क्या, छोड़ दो, 30 करके मैंने सेल किया है, तो ये आ रहा है 24,000। ठीक है, 830 24,000। अब अगर मान लो तुमको दिखाना है, मान लो को ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, ये नया बिजनेस है, ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे तुमने दिखा दिया 22 सेल्स 24,000, टू परचेस 20,000, क्या बोलोगे 4,000 का प्रॉफिट है जीपी, क्या बोलो 4,000 का प्रॉफिट है, क्या ये सही है लग रहा तुमको ये? नहीं भैया, रेवेन्यू एक्सपेंस मैच कहाँ कर रहा है? ये जो तुमने एक्सपेंस लिखा ना, ये 1,000 यूनिट के रेस्पेक्ट में है, और जो रेवेन्यू बुक हुआ ना, ये सिर्फ 800 के रेस्पेक्ट में है। काहे का मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहाँ गया, समझता है रे? अब समझो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा कितना, 200 क्वांटिटी जो बचा हुआ है इंटू 20, कितना होता है वो 4,000। अच्छा, अब देखो ये 28 माइनस ये 20, ये 8 आएगा जीपी, अब ना आ रहा सही, ऐसे ही मिलाना मिलाना, देखो एक चीज क्या, 800 का चीज तुमने 30 करके बेचा है, खरीदा कितना में, 20, 10 का फायदा एक में हुआ, तो 800 में कितना होगा, 8,000, ये ना आ रहा है, समझ रहे हो क्या? तो इस तरह से हम लोग को चेक करना है, ठीक है, ये नहीं कि जो परचेज दिखा है सेल दिखा है हो गया, नहीं ऐसे नहीं। अब समझो नेक्स्ट एग्जांपल, इसी में क्या करते हैं, हम लोग को पता चला है कि 800 तो बिक गया है, ठीक है, अब पता क्या चलता है, इसमें 50 क्वांटिटी ले गया हमारा प्रोप्राइटर अपने घर, तो तुम क्या बोलोगे, 22 सेल्स 24,000, टू परचेस 20,000, बट यहाँ जब तुम क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे तो भैया क्लोजिंग स्टॉक तो 150 का होगा, ये 50 तो गले चला गया, 800 बिक गया, 50 गले चला गया, 150 दिखेगा, तो 150 इंटू 10, सॉरी 20 था ना। एक चीज बताओ, इसका मतलब जो तुमको परचेस दिख रहा है 20,000 ना, ये परचेस यूज ही नहीं हुआ यार, पूरा मैच कर रहा है क्या अभी भी? देखो रेवेन्यू 800 का, क्लोजिंग स्टॉक 150, खर्चा भी 1,000 का दिख रहा है, तो परचेस में कहाँ गया फिर वो, तो एडवर्टीजमेंट में चला जाए, गुड्स या प्रोडक्ट ले चला जाए, परचेस से हटाओ। तो याद है हम लोग परचेस और टू करते थे, टू परचेस परचेस घटता था, एक्सपेंस परचेस घटता था, तो या तो वहां घट गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं घटा तो यहाँ घटा दो, यहाँ लाए घटा दो, नहीं घटा वहां तक तो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 1,000 का खर्च दिखा रहे हैं तो 1,000 का रेवेन्यू दिखाओ, नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ, इसी वजह से क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, और कोई रीजन नहीं है क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का हमारा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन यानी इवेंट है वो, बस प्रॉफिट से यहाँ पे मैच कर पाए इसलिए दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ से काम को ड्राइंग या फिर एडवर्टीजमेंट जो हुआ था उन सबको हटाओ यहाँ से, फिर ना दिखेगा प्रॉफिट से या फिर लॉस जो होगा होगा जो भी यहाँ पर दिख रहा है क्या, समझता है यहाँ पर? तो इससे हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम लोग ड्राइंग हो जाता था, एडवर्टीजमेंट में परचेज अकाउंट यूज करते थे हम लोग, क्योंकि परचेज को हटाओ वहाँ से भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट को बात फॉलो तो करना पड़ेगा। और अब समझो, अब क्लोजिंग स्टॉक दिखाना दो तरीका है, आइदर तुम यहाँ पे दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक, या तुम उसको भी तुम परचेज से ही तुम लेस कर दो, तुम्हारा मन, ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब समझो अगर तुम यहां पर आके नहीं, फाइनल अकाउंट में नहीं, तुम पहले ही जर्नल एंट्री में तुम कहीं एंट्री कर दिए थे, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, मान लो यहाँ पर 150 यूनिट का इंटू 20, 3,000, तो इसका मतलब परचेस जो है ना वो एडजस्ट हो चुका है, परचेस से ऑलरेडी लेस किया जा चुका क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर बैलेंस शीट मिलाना है तो तुमको मैंने स्टाइल में से का मिलाना है, समझो तुम्हारा अगर तुम्हारा 20,000 का परचेस था, तो वो 3,000 घट के अब तुम्हारे डेबिट साइड में परचेस तुम्हारा 17,000 ही दिखेगा, तो अब तुमको ये तीन दिखाना ही पड़ेगा यहाँ पर मैच कराने के लिए, ये स्टॉक वाला क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी इसका मतलब क्या, अगर परचेस एडजस्टेड हुआ तो आएगा, वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब दिखाते हैं या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम को, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग को लेस करना पड़ता है, जैसे यहाँ मैं बताया ना परचेस अकाउंट में से लेस हो सकता है हम लोग का, अगर ऐसा हो गया पहले ही अगर ये, तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में वहां पर शो करना पड़ता है। क्लियर है क्या चीज अब? ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस में तीन केस में कोई भी एक केस, अगर परचेज एडजस्टेड, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, कोई एक भी केस दिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन सब में एडजस्ट हो चुका है, तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक दिखा, बस अब वो ट्रांजेक्शन का पार्ट बन गया, सिर्फ इवेंट नहीं है वो, हम लोग एडजस्ट कर दिए उसको हम लोग अब, और एंट्री पास कर चुके, डबल एंट्री हो चुका उसका, पर डबल एंट्री हो गया तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिखाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है।
इसका मतलब जिन ट्रांजेक्शन्स का डबल एंट्री हुआ है उन सबको ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ता है, और जिसका डबल एंट्री नहीं हुआ, जैसे मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला चीज डबल एंट्री अगर नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ, तो हम लोग को नहीं दिखाना उसमें। क्लियर है चीज? चलो, अब आई थिंक आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एकदम समझ में आ चुका है। और पढ़ते हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट all expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration। एक्स्ट्रा पार्ट को नहीं लेना हम लोग को, या फिर पेमेंट नहीं हुआ तो भी लेना पड़ेगा, मतलब क्या सीधा बोलना मतलब इस साल का है तो ले लो। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन if any revenue is recognized then expense related to earn that revenue should also be recognized। अगर आप कोई रेवेन्यू अगर आप बुक कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बुक करो, सही प्रॉफिट जानने के लिए। ये नहीं कि 5,000 मान लो 5,000 का प्राइस था, फीस था, 100 बच्चों ने खरीद लिया, सर का 5 लाख का इनकम हो गया। ये पागल है क्या? तो गरीब आदमी यार, मैं तो यार। आ यहाँ पर इधर चला जा। अपने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ठीक है, जो हम लोग को अभी यहाँ पर करना है। कैसे क्या होता है समझ से देखो यहाँ पे। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब देखो नॉर्मली सैलरी पे करने का एंट्री क्या करते हो आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक एज द केस में भी। बट एक बात देखो, सैलरी हो चुका है तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो होगा, सैलरी हमने कर दिया है, मतलब खर्च हमने कर दिया। अब अगर पेमेंट नहीं हुआ है ना तो कोई बात नहीं है, बुक तो तब भी करना पड़ेगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो एक काम करो, उसको पेमेंट हम लोग कर देंगे, उसको लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। दूसरा रेंट प्रीपेड, आपने रेंट पे किया, मान लो 10,000 आपने पूरा दिखा दिया, बट आपको पता चला अभी कि रेंट तो प्रीपेड हो गया 1,500 का। इस साल खर्च कितना है? सिर्फ 8.5, मतलब रेंट को तो पहले आप घटाओ, रेंट को घटाओ पर 1,500 से। अब बट क्या पैसा वापस मिलेगा हम लोग को? लगता है नहीं, नेक्स्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट कर लो, प्रीपेड रेंट एक एसेट बना लो। ठीक है। वैसे वैसे देखो, फी एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हम लोग फी मान लो किसी बच्चे को ने पढ़ा दिया, अभी तक फी मिला नहीं है, जो भी हो मेरा इनकम तो हो गया ना, तो मैं लिख दूं टू फी इनकम। और मिल जाए तो बोलता कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मिला है तो आज निकलने परसों मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? तो लिखो यहाँ पर एक्रूड फी, क्या बोला हम लोग? एक्रूड फी, ये मिल जाएगा एक्रूड इनकम। वैसे फी रिसीव इन एडवांस, अब कुछ बच्चे ने एडवांस दे दिया, अब इसलिए देखो एडवांस दिया, मैं तो लिख लिया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फी। बड़ेगा बताओ क्या ये इनकम इस साल का है? वो तो नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट ईयर का इनकम है। तो एक काम करो, फी इनकम डेबिट करो। जो तुमने 50,000 दिखाया, 1,000 20 साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का तो 49,000 इसे पे। ठीक है, 1,000 को हटा दो, फी इनकम डेबिट कर दो, घटा दो फी इनकम को, इनकम घटा दो। और टू, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना, नेक्स्ट ईयर पढ़ाना पड़ेगा वरना फंड वापस करना पड़ेगा, तो में से कोई एक काम है। तो यहाँ पर हम लोग इनकम रिसीव एडवांस, मतलब फी रिसीव एडवांस कर देंगे हम लोग, ये प्री रिसीव फी आपका मान, एक ही बात है, प्री रिसीव फी 1,000 रुपये। बोलो समझता है? क्लियर चाहिए अच्छी तरह से ये सब? चलो नेक्स्ट। अब कुछ एक कॉन्सेप्ट यहाँ बचा हुआ है और भी, ये ध्यान हम लोग का यहाँ तक। ठीक है, और क्या क्या है? अब आ जाओ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो कॉस्ट एंड रियलाइजेशन दोनों साथ नहीं पढ़ते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या हम लोग का, और रिलेशन कॉन्सेप्ट का। रिलेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपके पास अगर कोई भी, आपके पास अगर कोई प्रॉफिट है तो जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाए तब तक उसको लिखो मत। मतलब सर समझो, जैसे क्या हुआ, आप एक एसेट परचेस किए हो मान लो, ठीक है, 10 लाख का, है ना? आपको पता है ये एसेट अब मार्केट में 12 लाख का, मतलब लैंड है मान लो आपके पास, 12 लाख का बिक जाएगा। ठीक है, ये बताओ 12 लाख का ही बिक जाएगा, तो क्या आप अपने बुक में 2 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लोगे? ये भाई नहीं, जब तक बिकेगा नहीं तब तक हम लोग कॉस्ट कौन से, देखो हम लोग को बिजनेस करके, हम लोग को देखो, हम लोग ऑब्वियस सा बात है, हम लोग प्रॉपर्टी बेच के हम लोग नहीं पैसा कमाने वाले, इसको यूज है कमाने वाले हम लोग। तो बोलता है भैया कॉस्ट कौन से फॉलो करो, जो आपका कॉस्ट 10 लाख वही वही देखो बस, कि भाई दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू बस डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हम लोग कॉस्ट पे किया था क्वेश्चन वो रखो आप, बस हमारा का। और लेसन कॉन्सेप्ट क्या कर, इसी को फॉलो करे, बोलता है हाँ सही बोल रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगर वो चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी, जिस दिन बेच देंगे हम लोग उस दिन करेंगे। तो सर मान लो 2 लाख का फायदा क्यों लिख रहे हो आप? अरे भाई मेरा बात समझ, सुनिए बात समझ, तुम्हारे पास एक फ्लैट है 50 लाख का, ठीक है, उसका मार्केट दाम हो गया 65 लाख, उसी मतलब उतना बड़ा फ्लैट का, ठीक है।
सब 15 लाख का फायदा हो गया मेरे को तो। ठीक है चलो मानते हैं, तुम बेच दिया इसको, ठीक, 15 लाख का फायदा हो गया। अब कहाँ रहेगा? सड़क पे। फिर परचेस करेगा। तुमको उतना बड़ा ही तुमको फ्लैट अगर चाहिए वापस से, तुमको कितना लग जाएगा? तुमको 65 लाख। क्या फर्क पड़ा? बेवकूफ़ी नहीं हुआ अलग से, बताओ। तो समझो वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एसेट, जितना भी सब एसेट है, कंपनी यूज करने वाला है भाई, कंपनी बेच के नहीं कमाने वाला, यूज करने वाला है। तो आज अगर किसी को बेच भी दिया, कल फिर खरीदना पड़ जाएगा उतना का ही उसको। तो क्या मतलब बनता है फिर इसका? तो इसीलिए जब तक आप सेल नहीं करते हो, जब तक ये आपको रियलाइज नहीं हो जाता है ये पैसा, तब तक आप ये नहीं बोलो कि हमें गेन हुआ है। आपको कॉस्ट पे ही लिखना है, ये नहीं 10 का 12 कर दिया उसको आपने, है ना। तो देखो, it closely follows the cost concept. Any change in the value of an asset to be recorded only when the business realizes, when an asset is recorded at its equal cost of 5 लाख रुपए, even if the current cost 15 लाख का नहीं हो जाए। क्यों नहीं 15 लाख हो जाए? हम लोग नहीं लिखेंगे उसको, हम लोग क्या दिखाएंगे? हम लोग वैल्यू, हम लोग दिखाएंगे वही वैल्यू जो हम लोग का अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट था। क्लियर है ये चीज? अब तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये जो है ना, इसको हम लोग को मटेरियलिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हमारा एक कन्वेंशन है मटेरियलिटी को लेकर, ठीक है। इस मटेरियलिटी को हम लोग पढ़ते हैं, साथ में हम लोग से पढ़ पाएंगे, और आई थिंक ये हम लोग का आज का लास्ट होगा। और फिर हम लोग ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड कैपिटल रेवेन्यू हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो हम लोग का बेसिक पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन साथ हम लोग करना है, इसलिए बात करते हैं मटेरियलिटी के बारे में, ठीक है। तो क्या बोलता है मटेरियलिटी? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुनो। मटेरियल चीज का मतलब होता है, मटेरियल मतलब जरूरी चीज। मतलब क्या? हर वो चीज मटेरियल है जो एक यूजर्स के डिसीजन को बदल सकता है, अफेक्ट कर सकता है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ चल रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये बात डिस्क्लोज करना जरूरी है, ये मटेरियल चीज है, तो सारा मटेरियल इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो कोई केस ही हो रखा है। अब देखो वो केस जो हो रखा है ना, मान लो वो केस हो रखा है 1000 रुपये का लेकर। बताओ ये मटेरियल है। मान लो एक कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो मान लो अगर 10 करोड़ का, उस पर कोई 1000 2000 केस होकर रखा है। बताओ ये केस अगर हार भी जाता है तो बहुत बड़ा कुछ कंपनी को फर्क पड़ जाएगा। और हमारे तुम्हारे जैसे कोई अगर इन्वेस्टर है तो क्या हमें असर पड़ेगा? कंपनी का 1000 का लॉस हो गया यार, बेचारे के पास सिर्फ 10 15 करोड़ का एसेट है, 1000 का लॉस हुआ, कैसे संभाल लिया कंपनी? ऐसे मारेंगे ना अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई उसको, ठीक है। तो अगर ऐसा है जो डिसीजन को आपके अफेक्ट कर सकता है, अगर ऐसा लग रहा है कि अब देखो कौन सा चीज मटेरियल, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है ये सब बात मटेरियल है, वो जजमेंट का पैक्ट है। बीइंग एन ऑडिटर जो भी सीए चेक कर रहा होगा वो देख लेगा क्या मटेरियल क्या नहीं है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग क्या समझते हैं, अगर वो मटेरियल डिसाइड अगर होगी हाँ पर्टिकुलर एक चीज मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या? जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर मान लो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था तो मैं रुक जाऊंगा, या फिर इन्वेस्ट किया हुआ तो मैं उसमें पैसा निकाल लूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो मतलब मटेरियल बात है फिर तो वो, ठीक है ना। कोई बड़ा केस होकर रखा है, गोइंग कंसर्न खतरा में है, कोई अंदर अंदर कोई फ्रॉड चल रहा है, समझ मारे क्या सब बात, ठीक है। और देखो, तो मटेरियल प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर्ड। मतलब क्या? जितना हमने पढ़ा ना ऊपर सब इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जो हमने छोड़ के अभी हम लोग आए, उसमें तो क्या बोलते हैं, उसमें बोलता है क्या कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है। यूजर्स को सब कुछ बताना चाहिए भाई। यूजर को सब कुछ बताने लगोगे तो वो बैठ के समझो, समझो क्या हुआ। आप अभी चलो बच्चे हो, समझ में आता है मुझे, जब आप कल के दिन में प्रोफेशनल बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे आप, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो या फिर अपना प्रैक्टिस डाल रखा, अपने अपने बिजनेस कर रहे हो, आप ना उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो, पता है। उस समय आप ना बस उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप फालतू का टाइम बहुत नहीं करते हो, फिर ना ऐसे लेके आप इंस्टाग्राम मैसेज से नहीं करते हो आप, सही हमारा छपरीगिरी नहीं चलता फिर उस समय, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना भाई, उस समय तो टाइम ही नहीं है अपने पास। और लगता है सारा दिन काम किया, थोड़ा रिलैक्स कर लेते फिर हम लोग तो। सोचो उस समय आपको ऐसे इमटेरियल चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। आप मटेरियल बात तो देखो, आपको मान लो फुल डिस्क्लोजर सब कुछ बताने लगे, अब यूजर्स है, उसको अगर मान लो हम सब कुछ लिख के देने लगे, वो सब कुछ पढ़ेगा फिर सोचेगा नहीं नहीं ये तो कोई काम का नहीं, ये तो कोई काम का नहीं, ऐसे नहीं करना भाई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मटेरियल है जो उन तक पहुंचाना है। हर एक चीज बैठ कर लिखते जाओगे अगर, तो वो पढ़ के लगेगा ये तो कोई काम का ही नहीं है यार। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया आपको चीजों को डिस्क्लोज करना है यूजर्स तक।
बट मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो डिस्क्लोज करो, बट इमटेरियल चीज डिस्क्लोज करने का कोई फायदा तो है नहीं। 1000-2000 केस हुआ है, क्या बोलने जा रहे हो यूजर्स का? लगता है क्या तुमको ये 1000-2000 केस हारने हैं जितने से कंपनी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर कंपनी के ये से सोच के यूजर्स को कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। उनका डिसीजन चेंज होगा? नहीं। ठीक है ना? और देखो, this principle is an exception to the full disclosure principle. According to the materiality principle, all the item having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement, and any insignificant item which should only increase the work of the accountant, और कोई काम नहीं है, ये तो अकाउंटेंट काम बढ़ाएगा, उसको लिख के देगा, दूसरा का पता है किस पता कितना माथा खराब करेगा, जो यूजर उसको पढ़ रहा है उसका दिमाग खराब होगा। इन दोनों का बस दिमाग खराब कर रहा है, लिख के कोई ऐसा फायदा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज करने का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं लग रहा। ठीक है, तो वही फुल डिस्क्लोजर बोला, और उसको यहाँ पर बताया क्या बोला, एक्सेप्शन है वहाँ पर मेटरनिटी। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन ये रहा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन का बाकी दोनों चीज, कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी। ठीक है ना? एंड फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कैपिटल एंड रेवेन्यू, बट उससे पहले हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्लास आई होप अपना बेसिक्स का लास्ट क्लास होगा, जिसमें बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे पहले हम लोग कैश बुक का। ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और ध्यान रखो, रिवीजन करके ही नेक्स्ट क्लास करो, ये नहीं कि वीडियो क्लास जिन्होंने लिया है फटाफट फटाफट एक ही दिन में 4-4 क्लास देख लिया, रिवाइज कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बच्चा खाली क्लास खत्म होगा, तुम भी खत्म हो जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। ठीक है ना? फास्ट ट्रैक क्लास जो ले रहा है, या फिर जो मेनली जो फास्ट ट्रैक क्लास ले रहा है, क्या करता है वो लोग, वो लिया एक एक दिन में 3-3 क्लास कर लिया, ऐसे नहीं करो, प्रैक्टिस करते हो साथ साथ। ठीक है ना? चलो बाय बाय।